ऐसे कौन से टैक्टिक्स हैं जिससे एक हॉस्पिटल 5,000 का बिल 50,000 कर देता है? कम से कम 25 से 40% हेल्थ केयर में ऐसी करप्शन हर रोज होती रहती है। ये लोग इंश्योरेंस में हैं, जितना बड़े एंटीबायोटिक्स दिए तो उतने पैसे हॉस्पिटल को मिल सकता है। मान लो किसी की डेथ हो गई, डू यू थिंक हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? एक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ, the doctor should have 1000% responsibility. So हम क्या करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में mortality morbidity committee होता है. Every patient death of that month is reviewed. It's a very powerful committee. बाबा टाइप डॉक्टर्स, और उनका बहुत कल्ट फॉलोइंग होता है, लोग उन पे इतना भरोसा क्यों करते हैं? अब हमारे तेलंगाना में उसको बैन कर दिए, काफी हानि कर रहे थे। 5-6 साल पहले की हिसाब है, ये जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंश्योरेंस में हजारों यूट्रसेस निकाल दिए वुमेन से, इसलिए कि गवर्नमेंट पर सर्जरी 20,000 या 25,000 दे रहा था। ऑर्गन का ब्लैक मार्केट होता है, इसका भी नेक्सस है। 2 ऑर्गन्स, एक है किडनी और दूसरी है लिवर। ये 2 ऑर्गन की इतना जरूरत है। बहुत सारे किडनी स्कैंडल्स हुए थे, लोग किडनीज बेच रहे थे पैसों के लिए। ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कई बार पेशेंट्स को या तो जिंदा रखते हैं जस्ट बिकॉज उनसे प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा निकालते हैं। डेफिनेटली। सी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट के साथ साथ बहुत ऐसे हिडन चार्जेस ऐड कर देते हैं कि आपका मेडिकल बिल 5,000 से 50,000 तक का बन जाता है। बट इससे बचने का क्या तरीका है? हॉस्पिटल्स बिल्स कैसे इन्फ्लेट करते हैं? कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते फिर भी करवाए जाते हैं? और आप कैसे बता सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज किया गया है? आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर गुरु एन रेड्डी, फाउंडर एंड चेयरमैन ऑफ कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स। आज हम उनसे जानेंगे हॉस्पिटल्स बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है, एक हॉस्पिटल शुरू करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्या हॉस्पिटल पेशेंट्स को उनके कपड़ों या अपीयरेंस के बेसिस पे चार्ज करते हैं, इंडिया और यूएस के हेल्थ केयर सिस्टम में डिफरेंस क्या है, क्या ब्लैक मार्केट फॉर ऑर्गन सच में एग्जिस्ट करता है, और इतने सारे मेडिकल प्रोफेशंस अवेलेबल होने के बाद भी लोग उन्हें परस्यू क्यों नहीं करते? ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिए और डॉक्टर रेड्डी एंड उनके हॉस्पिटल्स के बारे में और जानने के लिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्योंकि आप हॉस्पिटल चलाते हो, आपने बहुत इंडिया, अमेरिका, हर जगह देखा है, बहुत सारे हॉस्पिटल देखे भी होंगे। टेल मी द मोस्ट बेसिक थिंग जो मैं पूछने आ रहा हूँ, जो हर मिडिल क्लास इंडियन को जानना है, ठीक है? कैसे, कौन से टैक्टिक्स हैं जिससे एक हॉस्पिटल, मेरा एक कॉमन इंसान का 5,000 का बिल 50,000 कर देता है? मैं ये समझता हूँ कि कम से कम 25 से 40% हेल्थ केयर में ऐसी करप्शन हर रोज़ होती रहती है। ओके, ये भी पता नहीं कि जो मरीज़ वहाँ पर गया कौन सी इंजेक्शन दे रहा है। एग्जैक्टली। कभी स्टेरल वाटर के इंजेक्शन भी दे सकता है। ओके, बोलेंगे कि मैं पेनिसिलिन दिया हूँ, नहीं तो मैं एंटीबायोटिक दिया हूँ आपको। ओके, मैं जब फ्लू की डायग्नोसिस होती है उसके लिए कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ। ओके, क्यों इनको एंटीबायोटिक्स देना? अगर ये लोग इंश्योरेंस में है, CGHS में है, हाँ। या स्टेट गवर्नमेंट के एजेंसी इंश्योरेंसेस में है, उसका अंडरस्टैंडिंग है कि जितना बड़े एंटीबायोटिक्स दिए तो उतना रेम्यूनरेशन, उतने पैसे हॉस्पिटल को मिल सकता है। हाँ। सो मैं ये भी सुना कि दूसरे हॉस्पिटल से कुछ लोग बोलते हैं, वहाँ के जो इंश्योरेंस में काम करते हैं वो डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर डालते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट से डॉक्टरों के ऊपर ये प्रेशर डालते हैं, अरे भैया एंटीबायोटिक्स लिखो, आपको इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स पेपर में लिखो, नहीं दिए तो भी लिखो, आप ओरल एंटीबायोटिक्स दे रहे हो तो भी हम ये IV एंटीबायोटिक्स दे बोल के लिखो, और जो एंटीबायोटिक का एक्सपेंसिव एंटीबायोटिक है, ज़्यादा कॉस्टली है, अगर और लिखे तो हमारे को रिएम्बर्समेंट ज़्यादा आता। देखो, ये सिस्टम में भी गलती है शमानी साहब। क्या गलती है मैं बता दूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे पब्लिक एजेंसीज में, ओके, पेशेंट जब हॉस्पिटल में एडमिट होता है उसके लिए काफ़ी
काफ़ी दूसरे ज़रूरतों की ज़रूरत पड़ती है। उनके ग्लव्स होते हैं ओके इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए, ओके उनका जो सैनिटेशन इश्यूज है एंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ये पूरे जो भी होते हैं ना पेशेंट के गाउन्स होते हैं सब, उसका कोई खर्चा वो नहीं देते हैं। सो ये हॉस्पिटल्स अब कैसा उनको ये मैनेज करना है? सो उनको मालूम है कि एंटीबायोटिक्स में हम या ऐसा करो तो उस वहाँ से हमारे को पैसा आ जाएगा। सो थोड़ा बहुत सिस्टम की फॉल्ट है, ओके ये तो सालों भर से चल रहा है। सो आई थिंक हम सब ऐसे चीज़ों में जो बैठ के ठीक तरह से पॉलिसी बनाए तो मेरे को आई कैन फील स्ट्रांगली दैट ये जो पॉलिसी बनाने से ऐसी जो भ्रष्टाचार होती है, करप्शन होती है, उसको हम कम कर सकते हैं। बट ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे जो और भी गलत टैक्टिक से यूज़ करके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वहाँ से लोगों को बेचते हैं। वहाँ के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मेडिकल डॉक्टर्स जो रहते हैं, नहीं तो वहाँ पर जो फाइनेंशियल अप्रूव करने वाले रहते हैं, मेरे को तो मालूम है 4-5 साल पहले जब हमारे इंश्योरेंस मैनेजर आके हमारे मैनेजमेंट कमेटी को बता रहा था, सर पूरा तेलंगाना आंध्रा में यही हॉस्पिटल है जो ये एंटीबायोटिक्स वगैरह ऐसा बिल नहीं करता। तो हमारा डिजिटल सिस्टम है। जब कॉन्टिनेंटल में शुरू करा हूँ, कंप्लीटली डिजिटल सिस्टम से शुरू करा हूँ। उसका मतलब क्या है? मीन्स हमारे रिकॉर्ड्स भी जो भी है वो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स है। मीन्स डॉक्टर्स कोई कागज़ पे लिख नहीं सकते। उससे क्या हो जाता है, एक बार आप कंप्यूटर में एंटर करें तो फिर उसको बदल नहीं सकते। सो मैं उन लोगों को बोला हूँ, देखो जो देना है पेशेंट्स को वो रिकॉर्ड करे, सो है इसको कैसा बदलने के लिए बोल रहे? तो वो बोलता है कि नहीं, दूसरी कागज़ में फाइल बनाओ, उसके ऊपर लिखा के पेपर फाइल भिजाएंगे। सो मैं उसको रूम से बाहर निकाला। फिर कभी आप ऐसा मैसेज लेके आए तो बहुत प्रेशर था मेरे ऊपर, बिकॉज वो बोल रहे थे कि 99% 100% हॉस्पिटल्स यही करते हैं, हमारे इलाकों में ऐसा करते हैं। और वहाँ से प्रेशर आ रहा है, जो हमारे को पैसे देने वाले हैं वहाँ से हमारे को प्रेशर आ रहा है कि क्यों नहीं कर रहे आप लोग ऐसा। ओके, सो ये सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, इसको ठीक तरह से स्टडी करना और इजी फिक्स करना है। इजी फिक्स करना, जहाँ पैसे देना है वो देना है, जहाँ पैसे कम करना है वो कम करना है, जब द सिस्टम विल बिकम गुड। बट डू यू थिंक कि कुछ अननेसेसरी टेस्ट कराते हैं कुछ हॉस्पिटल्स जस्ट टू इंक्रीज बिल? हाँ जरूर। ऐसे कौन से अननेसेसरी टेस्ट होते हैं जो अवॉइड करने चाहिए? हाँ, ये प्रॉब्लम खाली हिंदुस्तान में नहीं है। मैं तो अमेरिका में 40 साल के ऊपर रह चुका हूँ। सो ओके, वहाँ पर भी होता है, मगर दोनों में एक फ़र्क है। क्या? अमेरिका में होता है कि इसलिए कि वो लीगल फियर से होता है। अगर ये नहीं करने से हम कुछ डायग्नोसिस मिस करें तो हमारे को माल प्रैक्टिस लॉ सूट हो सकता है। ओके, सो उसका फिर 1-3 साल तक चक्कर लॉयरों के तरफ घूमना पड़ता है। और कभी कभी उनका खर्चा लाखों में चले जाता है। सो वो फियर से, इसलिए अमेरिकन मेडिसिन को हम बोलते हैं कि डिफेंसिव मेडिसिन बोलते हैं। ये डिफेंसिव मेडिसिन के लिए हम लोग इतना सारे टेस्ट करना पड़ता है। मगर हमारे पास क्या होता है, अच्छे डॉक्टर्स हर जगह है, हमारे हिंदुस्तान में भी है, हर सिटी में है, हमारे हॉस्पिटल में हर जगह अच्छे डॉक्टर्स। वो डॉक्टर के नीयत से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, अगर हॉस्पिटल में ठीक तरह से मैनेजमेंट की ओवरसाइट होती है, ओके, ओवरसाइट होती है, एक पॉलिसी ठीक तरह से फ्रेमवर्क बनाते हैं, वो हॉस्पिटलों में ऐसे धंधे नहीं चलते हैं। सो बट जब उनकी निगरानी नहीं होती है, उनका ओवरसाइट नहीं है, कोई कमिटीज़ नहीं है, कोई रिव्यू नहीं है, सो डॉक्टर्स को फ़ायदा कैसा होता है? फी फॉर सर्विस रहने से डॉक्टरों को मालूम है मेरा रेवेन्यू महीने में इतना जनरेट करे तो मेरे को इतना मिलेगा। अगर मेरा रेवेन्यू कम है तो मेरा बोनस, मेरा इंसेंटिव कम हो जाएगा। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम। इट शुड बी डॉक्टर का नियत एंड ओवरसाइट। अगर जिसकी नियत खराब है, फिर ओवरसाइट से वो डॉक्टर्स को कमिटी में बुलाना है, उनको बताना है,
वार्निंग्स देना है, अगर फिर कहे तो निकाल देना है। हमारा पॉलिसी मेरे हॉस्पिटल में कॉन्टिनेंटल में जब अमेरिका से हिंदुस्तान को आया, मैं वो फिलॉसफी से मैं स्टार्ट करा हूँ। मैं एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल की दृष्टि से स्टार्ट नहीं करा हूँ, मैं एक इंस्टीट्यूशन हिसाब से करा हूँ। मेरे जो 40 साल वहाँ पर रहे, वहाँ पर डिफरेंट कमिटीज़ में, चीफ ऑफ स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ द हॉस्पिटल्स में, सब कुछ मैं कर चुका हूँ। उसकी जो ट्रेनिंग है, उसकी जो ऑब्जर्वेशन है, आई वांटेड टू ब्रिंग बैक टू इंडिया। ओके, सो विद दैट इंटेंशन आई केम बैक, with that intention not to start a corporate hospital, मगर ऐसा हम कर सकते क्या? So एक डॉक्टर्स की नीयत, ओवरसाइट कमिटीज, रिव्यू, स्टूवर्डशिप प्रोग्राम्स, एजुकेशन एंड साइलेंट इंफॉर्मेशन, उसकी भी ज़रूरत है। ओके, अगर वैसा रहने से वो हॉस्पिटल बिल्कुल ठीक तरह से चलेगा, या। बट ऐसे टेल मी टॉप 3 वेज और टॉप 3 टेस्ट या चीज़ें या इंजेक्शंस, हाँ, जो उसका एक चीपर अल्टरनेटिव भी अवेलेबल है लेकिन अननेसेसरी पीपल डू इट। देखो, अगर कोई, मैं अभी आपको बता रहा था कि कोई फीवर से आया हॉस्पिटल को, ओके, एंड उसके ब्लड टेस्ट करने से उसमें कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है, ओके, सो डॉक्टर्स ज़्यादातर क्लिनिक में क्या करते हैं, उसको एक इंजेक्शन दे देते हैं। अरे आपको इंजेक्शन की ज़रूरत है, आप कल भी आ जाओ, परसों भी आ जाओ, 5 दिन तक लेना है और 7 दिन तक इंजेक्शन लेना है। वो बिल्कुल गलती है ना। जब उन्होंने टेस्ट करे तो उनके वाइट सेल काउंट जो बोलते हैं, इन्फेक्शन की काउंट, वो नॉर्मल है। तो ओके, इनके दूसरे कुछ साइंस नहीं है। सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल। ओके, नाउ दूसरे एग्जाम्पल मैं बोलूँगा। ओके, हम लोग बोलते हैं कि एक्सरे, CT स्कैन्स, जो MRIs, पेट CT से सब जो एडवांस्ड इमेजिंग टेस्टिंग हम लोग करते हैं, सो ये सोच समझ के करना चाहिए। ओके, अगर कोई पेट की दर्द से आया, वो बोलता है कि मैं बाहर खाने से मेरे को ये दर्द शुरू हुआ, ओके, कल से, और बहुत इतना दर्द हो रहा है कि मेरे को वॉमिटिंग भी हो गया। सो उसके क्लिनिकल डायग्नोसिस क्या है? गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं या फूड पॉइजनिंग। उसके लिए CT की क्या ज़रूरत है? वो इमरजेंसी रूम को आ गया, ओके, आप उसको एग्जामिन करें, कोई वरीसम साइंस नहीं है, ओके, उसकी कोई बुखार नहीं है, उसकी हार्ट बीट्स ज़्यादा नहीं है, सो उसको हम IV फ्लूइड्स देंगे, पेन कंट्रोल करेंगे। उसके सिवा CT करने की क्या ज़रूरत है? मगर 80% तक वैसा नहीं होता है। CT कराते। सी डॉक्टर्स, गुड डॉक्टर्स, यहाँ पर एक बात बोलूँगा कि वो गुड डॉक्टर्स जिनकी नॉलेज सीधी तरह से इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज दूसरे डॉक्टर्स डर सकते हैं, वो ये 40 साल का आदमी है, इतना दर्द से आ गया, इनको कुछ अपेंडिक्स की रप्चर है क्या, या नहीं तो इनको कुछ पैंक्रियास की कुछ प्रॉब्लम हो रही क्या। हम कुछ भी समझ सकते हैं ना, कुछ टेस्ट करने के लिए। ट्रू। ओके, फिर हम मेडिकल स्कूल 16 साल 18 साल क्यों गए? अगर हम पेशेंट्स के सिम्टम्स सुन के उनको एग्जामिन करने के बाद ही टेस्टों की ज़रूरत है तो हम करेंगे। हर पेट के दर्द के लिए हम CT स्कैन करेंगे और पैसे हम अर्न करेंगे, वो सीधी तरह की इलाज नहीं होती, इलाज नहीं है, और इट्स नॉट ए गुड प्रैक्टिस। Are rich people treated differently than poor people? बिल्कुल जनरल होता है। अब यही नहीं, अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप देखो कैसा, कहाँ जगह पे लोगों को लगाते हैं। ओके, इट इज़ वर्स दैन समटाइम्स। क्या क्या रेफरेंस दूँ मुझे पता नहीं, आई डोंट वांट टू से दैट, बट इतने सारे लोग बेड्स पे बिठा देते हैं उन लोगों को, एंड कर्टन्स भी नहीं रहता है, एंड वहाँ पर बेड पैंस, ओके, वो कलेक्ट करके वहीं पर रख देते हैं, घंटा 2 घंटे 3 घंटे। कैसा हो सकता है? व्हाट इज काइंड ऑफ केयर? बट अपार्ट फ्रॉम केयर, ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस होता है? ट्रीटमेंट में भी करते हैं डिफरेंस, ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस करते हैं। उनके मेडिसिन्स की जो
फार्मास्यूटिकल कंपनीज कम में बेचते हैं, ओके, वो हिसाब से ये पर्टिकुलर सेक्शन को जहाँ कम रेम्यूनरेशन होता है, सो सेपरेट कुछ हॉस्पिटल्स करते हैं ना। उसमें कोई गलती नहीं है, अगर एज लॉन्ग एज आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट आप ठीक तरह से वेरीफाई करें, ठीक तरह से मैन्युफैक्चर हुआ, सही तरह से पूरे अप्रूवल्स मिले, मगर ये कंपनी आपको सस्ते में बेच रहा है, ओके, वो अप्रूव कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। मगर जो कुछ भी करना है वो तो वही CT स्कैन मशीन में बैठता है, ओके, वही MRI में बैठेगा, वही टेस्ट होएगा, उसका खून भी वही मशीन पे जाएगा। जैसा हम लोग प्लेन में जाते हैं, कोच क्लास में ना तो बिजनेस क्लास में, फर्स्ट क्लास में, एक ही प्लेन में चढ़ रहे हैं, ठीक है ना, सीट की थोड़ी फर्क होती है, वही एयर हॉस्टेस हमारे को सर्व कर रही है, ओके, खाने में थोड़ा बहुत फर्क होएगा, ओके। सो ये हॉस्पिटल में भी मैं वैसे ही समझता हूँ, देखिए उनको डिग्निटी से ट्रीट करो, कॉस्ट में कुछ फर्क है, ओके, मटेरियल्स में कुछ यूज़ में आपको कुछ सेव कर सकें, ज़रूर करिए। बट हैव यू सीन दैट कभी कभी ऐसा होता है कि कस्टमर वॉक इन करता है, पेशेंट वॉक इन करता है, ओके, हॉस्पिटल में, एंड देन शक्ल देख के लोग डिसाइड कर लेते हैं वो एडमिन वाले कि इनको किस टाइप का पैकेज देना है, किसको लूट सकते हैं, किसको नहीं लूट सकते हैं, किसको अच्छा ट्रीटमेंट देना है, किसको 4 चीज़ें एक्स्ट्रा देनी है। डू दैट? हर रोज़ होता है हिंदुस्तान में, हर रोज़ कई हॉस्पिटल्स में। हमारे हिंदुस्तान में 70,000 हॉस्पिटल्स है, 70,000। 70,000 हॉस्पिटल्स में 26,000 हॉस्पिटल्स पब्लिक सेक्टर में है, ओके, एंड 65,000 हॉस्पिटल्स प्राइवेट सेक्टर में है, ओके। सो पब्लिक सेक्टर के कहानियां तो आप तो सुने होंगे, वहाँ की बात बिल्कुल अलग ही होती है। एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में कुछ डिफरेंसेस पब्लिक सेक्टर को कंपेयर करें तो यू कैन प्रोबेबली हैव, इसलिए लोग हिंदुस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम क्यों ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में है, बिकॉज वहाँ पर कुछ गारंटीज है, कॉन्फिडेंस है, अच्छी तरह से देखते हैं सब, तो आउट ऑफ 91,000 65,000 हमारे यही हॉस्पिटल है। हाँ, 70,000 टोटल, 70,000 में 26,000 पब्लिक सेक्टर में है, ओके, एंड द बैलेंस आर इन प्राइवेट सेक्टर में हॉस्पिटल्स, ओके। एंड ये हॉस्पिटल्स 10 बेड से लेके 1000 बेड्स तक, 1200 बेड्स तक भी हॉस्पिटल्स बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। सो लोगों को देख के आप डिसाइड करना वेरी कॉमन। अगर एंट्रेंस में नहीं हुआ तो एंट्रेंस होने के बाद, जब बेड में रहने के बाद उनके बारे में मालूम कर लेके, इनका क्या बिजनेस है, कहाँ से हैं, क्या प्रोफेशन है, लोग वैसा भी चेंज करते हैं बिल्स में, ओके। इसलिए मैं ये बोलते जा रहा हूँ कि हिंदुस्तान में इंश्योरेंस की ज़रूरत है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस, ओके। आज ओनली 25 to 30% पेशेंट्स और सिटीजन्स को हेल्थ केयर इंश्योरेंस है, वो भी ठीक तरह से नहीं है। 70% लोगों को हमारे मेडिकल हेल्थ केयर इंश्योरेंस नहीं है। उसमें 70 में से कुछ लोगों को ये हमारी प्रधानमंत्री APPJMJ और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ इंश्योरेंसेस है। हमारे तेलंगाना स्टेट में आरोग्य श्री का इंश्योरेंस है, पुलिस वालों को आरोग्य बरदत्रा इंश्योरेंस बोलते हैं, ऐसा केरला में, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में भी वाजपेयी इंश्योरेंस प्रोग्राम ऐसे कुछ है, सो स्टेट गवर्नमेंट से चलाते हैं। मगर 70% के लोगों को जब इंश्योरेंस ठीक तरह से नहीं होने से जो उनके पॉकेट से कैश देना पड़ता है, देन वो प्रॉब्लम होता है। इंश्योरेंस रहने से कैसा बचा सकते हैं आप? बिकॉज हम इंश्योरेंस से एग्रीमेंट करते हैं, हॉस्पिटल्स MOU एंटर करते हैं, उनके रेट्स रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड रेट्स, उसको हम बदल सकते हैं। और इंश्योरेंस को जब हम क्लेम भी जाते हैं ना, सो वो क्लेम में हर चीज़ की नोटिफिकेशन रहती हैं, वो अप्रूवल देना पड़ता है, ओके। वो देने के बाद ही वो करेक्ट बिलिंग क्या होता है, दैट इज़ अ फाइनल बिल ऑथराइजेशन करके हम बेचते हैं। मगर जो लोग कैश से पे करते हैं, ओके,
चेहरे को देख के उसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इंश्योरेंस लो हेल्थ केयर में। या एंड ऐसा होता है कि इंश्योरेंस जब इंश्योरेंस होता है किसी का तो हॉस्पिटल ज़्यादा चार्ज करता है बिकॉज दे नो कि इंश्योरेंस से निकालना है, इनका अच्छा इंश्योरेंस से ज़्यादा निकालना है। नहीं, अच्छा उसमें यस हो सकता है मगर बहुत कम। जैसे कार में तो होता है, हाँ दिस आई नो। बिल्कुल बिल्कुल, मगर इंश्योरेंस में कब होता है, आप गए एक मरीज एक गॉल ब्लैडर की सर्जरी की गए, गॉल ब्लैडर में गॉल स्टोन से, हमारे इंश्योरेंस से एमओई की एग्रीमेंट है कि इसकी सर्जरी की कॉस्ट 1 लाख है, नहीं तो 1,20,000 वो एमओई में हम एंटर कर लिए। सो इंश्योरेंस क्लेम में रहता है कि इनको 10% वेरिएबिलिटी और डिस्काउंट का रहता है। ठीक है, जैसा हम जो एग्रीमेंट करे हैं वो एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलना, ज़्यादा वी कैन नॉट चार्ज 1 पैसा भी ज़्यादा जाना, बिकॉज पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं। अगर वो कंप्लेन करते तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, सो हॉस्पिटल का एमओयू वो लोग सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए इंश्योरेंस में कुछ करने का गुंजाइश बहुत कम होती है। ओके, मगर अगर 2 लाख का इंश्योरेंस है, ओके से आपको 2 लाख का इंश्योरेंस है, मगर आपका जो सर्जरी होने वाला है वो 5 लाख का, ओके, वो सिचुएशन में लोगों को बताते हैं आपका इंश्योरेंस कवरेज बिल्कुल 2 लाख का है, 3 लाख आपको जेब से देना पड़ता है। ओके, उसका भी पूरा कंसेंट फॉर्म में पूरा बिलिंग्स एडमिट होने से पहले ही बताते हैं। इसको हम फाइनेंशियल काउंसलिंग बोलते हैं। सो जो डॉक्टर को देखने के बाद वो फाइनेंशियल काउंसलर्स के पास जाएंगे और काउंसलर उसको एक्सप्लेन करेगा, आपकी सर्जरी होएगी, 5 दिन आप हॉस्पिटल में रहेंगे, आपके इंश्योरेंस के हिसाब से आपका बेड एलिजिबिलिटी ये है, ओके, और बेड एलिजिबिलिटी से आपको इतना ही इंश्योरेंस अप्रूवल है, सो दे हैव टू मेक अदर अरेंजमेंट्स एंड ब्रिंग इट। एंड ओके, can you decode few charges for me? Medical bill charges for me. Is that okay? Sure. Okay, so like some of these charges are here, like you can check. What are these charges? Can you explain me? So let's say, can you read it or I'll read it for you? I can read it, I think. So first is... Recently, my ophthalmology exam. So admin charges. Admin charges, yes. क्या है एडमिन चार्जेस? तो एडमिन चार्जेस का मतलब ये होता है कि जब आप हॉस्पिटल जाएंगे उसका रजिस्ट्रेशन होता है, ओके, उसके पूरे फॉर्म्स रहते हैं, ओके, कंसेंट फॉर्म्स, ए फॉर्म्स, वो सब। ये समझो कि आप हॉस्पिटल में दाखिल होने से पहले ये रजिस्ट्रेशन फीस है। ठीक है, ओके। सो ब्लड बैंक, तो ये जैसे इसमें लिखा है 3 क्वांटिटी, ओके, लेट्स नॉट, ये किसी एक बड़े से इंडिया के हॉस्पिटल का है जिसमें बहुत बड़ा बिल आया था। अच्छा, तो 3 क्वांटिटी क्या है? एडमिन चार्जेस की 3 क्वांटिटी क्या होगी? एडमिन चार्जेस तो एक होता है, रजिस्ट्रेशन एक बार होगा, ये 3 बार क्या है? हाँ, सो मेरे को पता नहीं हॉस्पिटल में एक कैसा क्लासिफाई करे। ओके, अगर वो पता चल गया तो सो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग सब बोल सकते हैं। बट व्हाट डू यू थिंक इज द रीजन? सो यूजुअली एडमिन चार्जेस शुड बी ओनली 1 एट द टाइम ऑफ पेशेंट्स दैट इज गेटिंग एडमिटेड। ओके, सो मेरे को ये पता नहीं कि ये हॉस्पिटल में कैसा क्लासिफाई है। सेकंड इज ब्लड बैंक। नाउ ब्लड बैंक के चार्जेस है मींस 3 क्वांटिटी बोले तो 3 यूनिट्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूज करे होंगे। ठीक है, ओके, दोस रेट्स आर वेरी राइट। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद में क्रिटिकल केयर चार्जेस है 111 क्वांटिटी। सो मैं ये समझ रहा हूँ कि उसका टोटल है 1,24,350 है। सो ये क्रिटिकल केयर चार्जेस में सब कंबाइंड है। कैसे? एवरी डे का बेड के चार्जेस होते हैं, ओके, मेडिकेशंस होते हैं, नर्सिंग केयर होता है। क्रिटिकल केयर में आईसीयू में जब पेशेंट होता है ना, पूरे आइटमाइज करते हैं, बिकॉज दैट आइटमाइजेशन ऑलवेज हेल्प्स। क्या करें, अगर उन्हें वेंटिलेटर में है सब चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो ये सब कंबाइंड चार्जेस, ये सब कंबाइंड चार्जेस है पेशेंट क्रिटिकल केयर के से। मगर ये बताना कि ये कंबाइंड चार्जेस नाउ ये कंसोलिडेटेड बिल है शायद, बिकॉज हर पेशेंट को कंसोलिडेटेड बिल मिलता है, फिर डिटेल बिल मिलता है। सो डिटेल बिल में आपको पता चलेगा हाउ मेनी डेज ही वाज देयर, पर डे उनका क्या था। ओके, सो दैट्स क्रिटिकल। बट देन जैसे यू सेड आईसीयू, तो उसके नीचे क्रिटिकल केयर के बाद आईसीयू के चार्जेस अलग लगे हुए इसमें? नहीं, क्रिटिकल केयर चार्जेस है, उसके नीचे है जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी एंड मेडिसिन के चार्जेस है। सो जनरल सर्जरी एंड मेडिकल के चार्जेस और डॉक्टर्स की है।
अच्छा, हाँ, तो ये डॉक्टर्स जो आते हैं हाँ, करते हैं doctors, जनरल जो सारी चीजें करते हैं। डॉक्टर्स। देन इज हार्ट स्टेशन, ये क्या होता है? ये हार्ट स्टेशन पता नहीं ये हॉस्पिटल में क्या क्लासिफिकेशन है, हम कोई हार्ट स्टेशन नहीं लगाते। मेरे को समझ में नहीं आता हार्ट स्टेशन क्या है। मुझे भी नहीं। यूजुअली अगर किसी के इकोकार्डियोग्राम करे, ईकेजी करे तो ईकेजी इकोकार्डियोग्राम बोल के आता है, मगर हार्ट स्टेशन बोल के मैं कभी नहीं सुना क्या है। ठीक है, और वो भी 4 क्वांटिटी, सो वी डोंट नो व्हाट इट इज। और इसके नीचे आप ये बोल रहे हैं आईसीयू रूम चार्जेस, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्रिटिकल केयर चार्जेस क्या डॉक्टर के चार्जेस है और आईसीयू रूम चार्जेस रूम के चार्जेस है। ये थोड़ा बहुत एंड देन 29 क्वांटिटी। ये आईसीयू विजिट चार्जेस क्या है, किसके विजिट चार्जेस है? जो डॉक्टर्स की है, आईसीयू विजिट जो आके देख रहे हैं और क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स, और आईसीयू विजिट चार्ज 42 विजिट चार्जेस उसका 54,000 है। सो 42 का 54,000 मतलब 1200-1400 पर विजिट का हिसाब से। बट अगर ऊपर क्रिटिकल केयर चार्जेस लग गए तो ये आईसीयू रूम चार्जेस क्या है? लाइक व्हाई इज इट? सो क्रिटिकल केयर चार्जेस में कंज्यूमेबल्स, ओके, नर्सिंग केयर, डिवाइसेस, ओके, कैथेटर्स, आईवी लाइंस, सब कुछ। अगर वो पेशेंट वेंटिलेटर में है तो शायद उसका बिल है। ओके, और आईसीयू रूम चार्जेस और रूम चार्ज पर डे रूम इतना है। ठीक है। एंड आईसीयू विजिट चार्जेस और डॉक्टर्स का है। फिर लैब चार्जेस, फिर लैब चार्जेस में जो भी ब्लड टेस्ट वगैरह करे उसके पूरे चार्जेस वहाँ पर लिखे हुए हैं। तो लैब चार्जेस कैन यू सी 305। हाँ, सो डिपेंड्स अपॉन क्या बीमारी है पेशेंट को। 300 बार टेस्ट हुए होंगे और जो डायग्नोस्टिक्स में गए होंगे। टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 305। नाउ डिफरेंट हॉस्पिटल्स में वो गिनती कभी कभी ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे हॉस्पिटल में मैं जब शुरू कर रहा हूँ मैं अमेरिकन सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। इंडिविजुअली बहुत कम करो, पेशेंट्स को कॉस्टली होता है। जैसा इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोराइड होता है, उसके बारे में बाइकार्बोनेट होता है, और इलेक्ट्रोलाइट के साथ किडनी फंक्शंस, बीयू एंड क्रिएटिनिन। ओके, एक एक टेस्ट करने से वो पेशेंट को बहुत कॉस्टली होता है। सो मैं हमारे हॉस्पिटल्स में मैं पैनल्स बनाया हूँ, केम 6, केम 7, केम 12 बोलने से 12 टेस्ट, केम 20 विच इज हाईएस्ट नंबर ऑफ टेस्ट। ऐसा पैकेज में करे तो रेट्स बहुत कम होते हैं एंड पेशेंट्स को भी बहुत फायदा होता है। अगर इंडिविजुअल टेस्ट आइटमाइज करे तो इट कैन कॉस्ट कैन इंक्रीज। So that's individual कि 312 अलग-अलग 312 आई थिंक वो इंडिविजुअल टेस्ट है। या नहीं तो पेशेंट को ऐसा बीमारी होगा कि निमोनिया पैनल, कभी के पैनल एक टेस्ट का 40,000 हो सकता है। ओके, बिकॉज इट्स अ पैनल नाउ। सी जैसा टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है ना राज, द प्रॉब्लम इज दैट दिस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल शुड हैव। सी एक ज़माने में 1945 में हिंदुस्तान की लाइफ स्पैन क्या था? 28 ईयर्स। आज हमारा लाइफ स्पैन कहाँ पर है? 70 से ऊपर है, 75 साल तक चले गया। कैसा हुआ है हेल्थ इम्प्रूवमेंट? जब हम ठीक तरह से डायग्नोस कर रहे हैं, ये 2 टेस्ट कर रहे हैं। 28 ईयर्स में वर्स देन एनी अदर कंट्री। इट नॉट टू लॉन्ग अगो। एक 70 साल से पहले हम 28 साल में मर रहे थे because a technology investigations now because of this technologies diagnostics the cost is higher. अगर नहीं करे तो वो मरीज अगर हॉस्पिटल आके मर गया तो फिर there is also a problem. So lab charges are that. Then medical consumable charges आपको अभी बताया था ना, जो medical consumable charges उसमें pharmacy, drugs, IV fluids, injections etc. Right. Then miscellaneous charges में काफी तरह food और सब जो the items that cannot be classified or gloves, ऐसे चीजें पूरे miscellaneous में डालते हैं हॉस्पिटल। चाय, डाइट, खाना, ये हाँ, उनका खाना, meals। नेफ्रो चार्जेस क्या होते हैं? नेफ्रो चार्जेस वो किडनी के चार्जेस है। नाउ ये नेफ्रो चार्जेस इनको कुछ डायलिसिस हुआ हॉस्पिटल में। बट अब जैसे मेडिकल कंज्यूमेबल चार्जेस थे, तो फार्मेसी चार्जेस अलग हैं। अलग है। सो यूजुअली कंज्यूमेबल्स एंड दिस थिंग, ये यहाँ पर मेरे को ये नज़र आ रहा कि एक कंज्यूमेबल चार्जेस मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अगर
इनका कोई ट्रांसप्लांट वगैरह हुआ, नी चेंजेस, नी ट्रांसप्लांट, वो डिवाइसेस के बारे में फिर वो करे तो भी इतना चार्ज रहना नहीं चाहिए. ओके, आई थिंक देयर इज समथिंग यहाँ पर दाल में काला है. ओके, दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग एट, यू नो, बिकॉज यू कांट हैव सो मच ऑफ मेडिकल कंज्यूमल चार्जेस. और फार्मेसी चार्जेस तो आप सेपरेट ही लिखे हैं वहाँ पर, 1,29,000 वगैरह. हाँ, फिजियोथेरेपी चार्जेस ठीक है 5,000, रेडियोलॉजी चार्जेस 22,000, वो ठीक है. फिर रूम चार्जेस फिर है. रूम चार्जेस तो रूम चार्जेस सेपरेट ही करते हैं ना पेशेंट का रूम चार्जेस. बट वो क्रिटिकल क्या चार्जेस आईसीयू में थे, फिर बाद में ना रूम यहाँ पर रूम को आए. सो रूम चार्जेस 46.5 डेज थे. सो उसके 4,65,000 हुआ. सो उसके बारे में स्पीच थेरेपी एंड विजिटिंग कंसल्टेशन. सो इससे मेरे को ये मालूम पड़ रहा कि ये मरीज की बीमारी शायद स्ट्रोक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रोक और इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग, ये सीएनएस न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है. ओके, दिस प्रॉब्लम यूजुअली लेंथ ऑफ स्टे आईसीयू में ज़्यादा होता है, बाद में रूम में इतने दिन पर रिहैबिलिटेशन होता है. ओके, दैट्स द रीजन व्हाई आई थिंक यू आर सीइंग दैट बिल टू बी almost 28 lakhs or something like that. Yeah. It's a big so bill. मैं एक बताना चाहता हूँ आपके प्रेक्षकों को कि ऑलवेज डिटेल, कहीं भी आपको डाउट है, बिल्कुल आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, हॉस्पिटल बिलिंग से पूछिए, मेरे को एक बार डिटेल बिल बताओ. टेल मी दिस कि मेडिकल जो टेस्ट होते हैं और मेडिसिन होती है वो हॉस्पिटल के अंदर महंगी क्यों होती है बाहर से? दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हॉस्पिटल्स कैसा सरवाइव होंगे? से हर हॉस्पिटल में कोई प्रॉफिट सेंटर्स रहते हैं. से हमारे हॉस्पिटल में 1,400 लोग काम करते हैं, 1,400 पीपल. उसमें 180 कंसल्टेंट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, 250 डॉक्टर्स और सब. ओके, ये प्रॉफिट सेंटर्स में हम जो मुनाफा जो हॉस्पिटल को मिलता है उससे हम हॉस्पिटल चलाते हैं. ओके, सो एमआरपी प्राइस जो होता है मेडिकेशन में, जहाँ हम फार्मेसी से जो एमआरपी प्राइस जो गवर्नमेंट का रूल है, यू कैन नॉट सेल एमआरपी प्राइस से ज़्यादा आप बेच नहीं सकते. okay, वो तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब 4-5 साल पहले वो इंट्रोड्यूस करे हैं. सो हम डिक्लेयर करना हर ड्रग का एमआरपी प्राइस क्या है. ओके, सो एमआरपी प्राइस से ज़्यादा नहीं बेच सकते हैं. ठीक है. सो जब हम फार्मास्यूटिकल कंपनी से खरीदते हैं, और जो भी वेंडर है, मिडलमैन है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, वो हमारे को 10-20-25% एमआरपी प्राइस से कम देगा. ठीक है. ओके, वो दिस इज एज पर द पॉलिसी एंड रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट. सो जो 10-15% जो बचता है हमारे को, वो हॉस्पिटल चलाने के लिए, लोगों की तनख्वाह पे करने के लिए, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए. अगर हम जो कॉस्ट प्राइस में बेचेंगे, ओके, हॉस्पिटल का बिजनेस ही छोड़ दो, कौन सा बिजनेस चलेगा? ये दिस इज फेयर. ये तो बाहर वाले भी ऐसे ही करते होंगे. हाँ, अपना 15-20% लगा के आगे बेचते होंगे. बिल्कुल. सो ठीक तरह से अच्छे फार्मेसिस्ट जो होते हैं, देखो हिंदुस्तान की एक बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ पर 50-60 फार्मास्यूटिकल कंपनीज नहीं है, हजारों में है. सो ये एसिड की मेडिकेशन है, समझो, हम पीपीआईज बोलते हैं. सब लोगों को मालूम है, हार्ट बर्न जो जलन वलन होता है, हम ओमेज लिए, वो लिए ना टैबलेट्स. ये टैबलेट्स कम से कम 100 फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स करते हैं. ओके, कौन सा स्टैंडर्ड कंपनी से हम खरीदना चाहिए? हाउ शुड आई बिलीव, ये कंपनी जिसका नाम कभी नहीं सुने, वो आके भेजूंगा मैं आपको 20 पैसे में भेजूंगा एक टैबलेट, और दूसरे बड़े कंपनी से, पूरे जो टॉप 20 कंपनीज है, सो उनका रेट 1 रुपये होगा. सो हम कैसा डिसाइड करना? सो अच्छे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, हमारे जैसे हॉस्पिटल्स में हम टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनी से, ओके, जिनका रिलायबिलिटी है, वहाँ से हम खरीदते हैं. सो डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको बताऊंगा, दिस इज अनदर प्रॉब्लम इन इंडिया. ओके, हर गली में एक डायग्नोस्टिक सेंटर,
हो सकता है, बिकॉज लाइसेंसिंग इतना इजी है, क्वालिटी ओवरसाइट नहीं है, हाँ, बिल्कुल क्वालिटी ओवरसाइट नहीं है। ओके, मैं कई मरतबा देखा हूँ, मेनी टाइम्स, हर महीने में 3, 4, 5, 6 मेरे से ही मैं फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मैं पेशेंट्स को देखता हूँ। ओके, मैं जब देखता हूँ उनके रिपोर्ट्स, ये टेस्ट का रिजल्ट ऐसा नहीं हो सकता है। सो मैं जब हमारे हॉस्पिटल में हम जब करवाते हैं वो बिल्कुल दूसरा रिजल्ट आता है। अब समझो कि किसी की ब्लड काउंट एनीमिया बोलते हैं, इनकी ब्लड काउंट हमारे को रिपोर्ट लेके आए कि मेरे को ये 6 ग्राम है हीमोग्लोबिन काउंट, जब 12-13 नॉर्मल रहना चाहिए और 14। अरे कैसा हो सकता है? ये आदमी तो बिल्कुल ठीक है, कोई वीकनेस के बारे में नहीं बोल रहा है। मैं जब एग्जामिन करे तो उनके आंखों में ऐसा नहीं दिख रहा है। सो मेरे को जब डाउट आता है, जब हम फिर रिपीट करते हैं, उसका हीमोग्लोबिन आया 11। सो प्रॉब्लम इज जो आउटसाइड कंपनी से उतना चीप में करने से, मैं ये सुना कि ये करेक्ट भी है, ये क्वालिटी कंट्रोल इस्तेमाल नहीं करते हैं। हर टेस्ट की हर रोज सुबह में क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट किट से वो टेस्ट का वेरिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन करके रिपोर्ट बनाना पड़ता और उसकी कॉस्ट होती है। सोच ज़्यादा तक ये छोटे मोटे प्राइवेट लैब्स जो होते हैं वो कभी ये इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए वो ऐसा जो कम रेट में प्राइस करते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मैं व्हेन आई सी पेशेंट्स, मैं जब देखता हूँ पूरे डॉक्टर लोगों को, मैं मेरे हॉस्पिटल ये बताया कि कॉन्टिनेंटल में ही करिए आप शायद 10-20% ज़्यादा पे कर रहे होंगे, मगर हमारे को रिलायबिलिटी है। हम जाके हमारे डॉक्टर्स जो हैं, पैथोलॉजिस्ट है, बायोकेमिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, ओके, वही हॉस्पिटल में उसी बिल्डिंग में है, स्टैंडर्डाइजेशन है, हमारा एक्रेडिटेशंस है, NABH है, NABL है, जॉइंट कमीशन है। कैसे दिए हमारे को एक्रेडिटेशंस? इसलिए कि हम ये स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं, गलतियां नहीं होने देते हैं। ओके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर जो स्टैंडर्डाइज बड़ी चेन्स हैं, वो बड़ी चेन्स में ठीक है, तो मगर वहाँ और हॉस्पिटल्स के रेट ज़्यादा 5-10% फ़र्क होगा। देखिए इनका ओवरहेड मेंटेनेंस सो कम होता है। एक बड़ा हॉस्पिटल में 600 बेड्स की हॉस्पिटल जब होती है, जब 400-500 नर्स काम कर रहे हैं, ओके, सो द कॉस्ट विल बी लिटिल हायर एंड ज़्यादा मशीन्स होते हैं, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट हो सकता है। वहाँ पर वॉल्यूम से ये जो चेन्स है ना, ऑल चेन्स ऑल्सो आई डोंट रैटिफाई। ओके, ऑल चेन्स में भी बहुत गलतियाँ भी हो सकती है, मगर वॉल्यूम से उन लोग कुछ कम रेट में दे सकते हैं। ओके, व्हेन यू हैव अ वॉल्यूम आई थिंक 2x-3x डिफरेंस नहीं आता है। 2x-3x डिफरेंस यूजुअली नहीं होता है if you're doing it with the standard. मगर इन पेशेंट जब होता है हॉस्पिटल में, ये भी समझना है, आउट पेशेंट रेट्स कभी भी इन पेशेंट रेट से डिफरेंट रहता है। होता क्या इन पेशेंट? जब पेशेंट हॉस्पिटल में दाखिल होता है, ओके, वो हम इन पेशेंट करते हैं, और जो बाहर से आके बाहर से आके टेस्ट कर लेके चले आता है। सो जो क्लिनिक्स में देखते हैं ना लोग हर रोज हजारों में लोगों का, जो जब वो आप फार्मेसी को जाते हैं या नहीं तो टेस्ट करवाते हैं, उनके रेट्स कम होते हैं और कुछ अलग रहता है। सो इन पेशेंट रेट्स ये इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ रहता है वो रेट्स, इसलिए हम इन पेशेंट रेट्स यूजुअली दे आर लिटिल हायर बिकॉज ऑफ द इन पेशेंट कॉस्ट। जो मरीज को देखना पड़ता है, नर्सिंग केयर होता है, उनका डाइट होता है, सब कुछ होता है, इसलिए द इन पेशेंट रेट्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज मच हायर, इज हायर देन आउट पेशेंट रेट्स। ओके, उसमें कुछ आपको प्रश्न पूछना है तो आप पूछ लीजिए, उन लोगों से क्लैरिफाई करिए, एंड यू कैन आस्क। मगर क्या होता है, देखो ऐसा बिल देखने से अगर वो लोग जेब से पे करना है कैश से, उन लोगों को एक तरफ से पेशेंट को हम अच्छा करें, ओके, डिस्चार्ज करें ठीक तरह से, मगर बिल देके वो तड़पते हैं। उनका पूरा जो अच्छा करे सो इम्प्रेशन वो मिट जाता है एकदम। इसलिए अच्छे हॉस्पिटल्स में हम क्या करते हैं, हर 2 दिन को पेशेंट्स को बताते हुए आते हैं, बिकॉज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, हमारे को ये मत करो, नहीं तो कोई पब्लिक हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करो।
ओके, यहाँ पर रहने से आपको ये खर्चा हो रहा है, वो आप बताना चाहिए। वो एकदम फाइनल डे आके मेरे को 20 लाख भरना है, एकदम से नहीं वैसा नहीं करना चाहिए। यस, यू वर टॉकिंग अबाउट इंडिया वर्सेस अमेरिका लॉट, बीच बीच में आपने बोला, और क्योंकि आप अमेरिका में प्रैक्टिस करते हो, इंडिया में भी प्रैक्टिस करते हो, टेल मी मेजर डिफरेंसेस इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम और अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम में, क्या बेसिक डिफरेंसेस? यस, मैं आपको फर्स्ट ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, ओके, एंड एवरी ईयर हम प्रोग्रेस देख रहे हैं, बिकॉज अच्छे सिस्टम्स ला रहे हैं, प्रोसेसेस इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, बाहर से हम सीख रहे हैं। सो द मेजर डिफरेंस इज अमेरिकन सिस्टम और वेस्टर्न सिस्टम बहुत मैच्योर सिस्टम है। उसका मतलब क्या है? मीन्स ये सिस्टम में everything is done, you know, with well established processes planning. Okay. Okay. वो प्लान से जब पेशेंट हॉस्पिटल को आता है, सो एक सिस्टम होता है, उनके इंश्योरेंसेस वगैरह होते हैं, वेरिफिकेशन होता है, उनसे कम्युनिकेशन कैसा जारी रखना, कैसा बताना उन लोगों को क्या हो रहा है, रेगुलरली अपडेट करना। ओके, और कहाँ हीरा फेरी नहीं हो सकता है वहाँ पर, बिकॉज कोई उनका बिल भर रहे हैं तो उनका जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पर, पैसों के बारे में नहीं सोचता है, वो उनके जेब से नहीं आ रहा है। इसलिए हेल्थ केयर में जब तक एक थर्ड पार्टी सिस्टम ना हो, वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी सिस्टम पेमेंट ना हो, मीन्स कोई गवर्नमेंट पे कर रही है, नहीं तो कोई आपका प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, नहीं तो आपका बिजनेस है, आप इंश्योरेंस लिए हैं, आपके एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस दिए हैं, एज लॉन्ग एज ए थर्ड पार्टी सिस्टम जब होता है, जब लोगों को शांति मिलता है, मेरे को मेरे बीमारी के साथ ये पैसों की प्रॉब्लम, उसकी बोझ मेरे ऊपर नहीं है। ओके, हेल्थ केयर में होना चाहिए। सो अमेरिकन सिस्टम में ओके, ज़्यादा तक जिन लोगों को इंश्योरेंस होता है, या नहीं तो फेडरल गवर्नमेंट, वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, मेडिकेयर, 65 साल के बाद आपको मेडिकेयर इंश्योरेंस होता है, उसके लिए भी प्रीमियम बढ़ना पड़ता है, मगर बहुत बहुत कम होता है। सो गवर्नमेंट इज़ टेकिंग द गारंटी टू डू द मेडिकेयर दिस थिंग, मगर इतना कम में नहीं जब यहाँ पर कर रहे हैं हम। AP योजना प्राइम मिनिस्टर साहब का जो है वो बहुत कम है जो हम हेल्थ प्रोवाइड कर रहे हैं। आगे जाके वो भी बढ़ेगा, आई एम श्योर दे विल मैच दैट एंड व्हाट नॉट, मगर वहाँ पर फेडरल सिस्टम इज एक्सेलेंट, and every doctor accepts it. Majority of the doctors, ये पेशेंट वो इंश्योरेंस एक्सेप्ट करते हैं, वो पेशेंट्स को देखते हैं, इसलिए ऐसे अच्छे तरह से चलता है वो एक सिस्टम। ठीक है, मगर वहाँ के प्रॉब्लम्स जो हैं, अब मैं जो देख रहा हूँ, इसलिए मैं अमेरिका गया हूँ कि हायर एजुकेशन के लिए। मेरे को मैं मेडिकल कॉलेज में था, मेरे को सुपर एजुकेशन होना चाहिए, वहाँ पर मैं ट्रेनिंग करूँगा। वो सब होने के बाद वो सिस्टम में था, आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू हॉस्पिटल्स, चीफ ऑफ स्टाफ एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, एंड प्रेसिडेंट ऑफ ईस्टर्न अकेडमी ऑफ मेडिसिन, सब कुछ बना हूँ, सब कुछ वेरी क्लोज क्वार्टर से मैं उस सिस्टम को देखा हूँ। Actually, I was the first station president in 110 years in the entire state of Texas for the medical society, largest medical society. Wow. Yeah. No Indian, no Asian. I was the first Asian president. Wow. So आप ये समझ सकते हैं कि इतने सालों तक क्या prejudice था. Why didn't somebody not break the glass ceiling? Okay. So इससे मेरे को काफ़ी experience, तजुर्बा इतना मिला कि those systems उतना close study करने के बाद, मगर अब जो हो रहा है वहाँ पर, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत अच्छा है हेल्थ केयर। जब आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते इसलिए कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको 2 महीने लग रहे, 3 महीने लग रहे, आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट को देखना है, और या नहीं तो आपको कैंसर स्पेशलिस्ट को देखना है, क्या फ़ायदा? $4.5 ट्रिलियन एक साल की हेल्थ केयर बजट है। हमारी हिंदुस्तान की बजट है $300 to $350 बिलियन। कहाँ कंपैरिजन है?
इतना स्पेंड करने के बावजूद आप डॉक्टर को देख नहीं सक रहे। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ओके? अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, समझे कि आप बोले कि आपके फैमिली में मेरे को आज सर दर्द हो रहा है, तो आप ब्लड प्रेशर चेक करें कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, आप अपने डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठाएगा। एक ज़माने में ज़रूर फ़ोन उठाता था, आपसे बात करता था, फिर आपको उन्होंने डिसाइड करेंगे कि कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, नहीं तो आप इमरजेंसी रूम का जाओ, हम हॉस्पिटल में दाखिल कर लेंगे आपको। इंडिया में तो आज भी उठा लेते हैं। हाँ, वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर प्राइवेट में नहीं कॉल करते हैं। आंसरिंग सर्विस बोल के रहता है डॉक्टर्स को 5 बजे के बाद। यूजुअली हर एक डॉक्टर्स के ऑफिस वो लोग वही फ़ोन नंबर पे कॉल करते हैं। अगर इमरजेंसी है तो ये डॉक्टर फिर रिस्पॉन्ड करते हैं, यू नो। वो भी नहीं ख़त्म हो जा रहा है। इसलिए हो रहा है कि जब अमेरिका में प्राइवेट प्रैक्टिस 80% तक था until 10 years ago, now only 20% बचा हुआ है। बोले तो डॉक्टर लोग हॉस्पिटल सैलरीज में कम काम कर रहे हैं। क्यों? यू नो, बिकॉज प्राइवेट प्रैक्टिस चलाना मुश्किल हो रहा था। क्यों? उनका एक्सपेंसेस मेंटेन करना। सो जब एक नर्स और असिस्टेंट को जो हम पे करते थे 20 साल 15 साल पहले, जब उनका सैलरीज डबल ट्रिपल हो गया और जो गवर्नमेंट और इंश्योरेंस कंपनीज रिएम्बर्समेंट कर रहे वो कम होते जा रहा, कहाँ से लाते डॉक्टर्स? सो डॉक्टर्स बोले कि देखो मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं जाके एक सैलरी में ज्वाइन हो जाऊँगा हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल एसोसिएशन बहुत स्ट्रांग है अमेरिका में। इसको हम कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर कहते हैं। कॉर्पोरेट कंपनीज आके मेरा प्रैक्टिस खरीद लिया, हम उनका एम्प्लॉय बन गए। वो एम्प्लॉय बनने से क्या हुआ? डॉक्टर लोग बोलते हैं कि हम 5 बजे मेरा ड्यूटी हो गया, मैं जा रहा हूँ, बस मैं जा रहा हूँ, किसी की परवाह नहीं है उसके साथ। आज आप ब्लड टेस्ट करवाए, 5-6 दिन तक आपको रिजल्ट्स नहीं आते। 5-6 दिन तक। हिंदुस्तान में देखो, सुबह में दिए शाम तक आ जाते, 2 घंटे में 3 घंटे में। अब यूरिन कल्चर दिए 48 आवर्स में जैसा रिजल्ट आना है आ जाएगा आपको। वहाँ पर अब यूरिन कल्चर देने से भी 4-5-6 दिन तक कैसा ट्रीट करेंगे लोगों को? कौन से एंटीबायोटिक से ट्रीट करेंगे? दीज आर द न्यू प्रॉब्लम्स एट ऑफ सरफेस। ये कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर होता है। इतना अच्छा बढ़िया सिस्टम जब अमेरिका में, यू नो, ये मैं जो देख रहा हूँ ट्रांजिशन, नॉट ओनली डॉक्टर्स आर फीलिंग, पेशेंट्स भी फील कर रहे हैं। हमारा दूसरा सिस्टम क्या है? अगर यहाँ पर आप डॉक्टर को जानते हैं, एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, सो आपको कुछ हुआ तो क्या करेंगे? डॉक्टर को फ़ोन करेंगे, डॉक्टर बोलेंगे हॉस्पिटल में आ जाओ, मैं आपको एडमिट कर लूँगा। वो सिस्टम भी बदल गया अमेरिका में 20 साल पहले। वहाँ पर हॉस्पिटलिस्ट प्रोग्राम बोल के शुरू करे। उसका मतलब है कि जो डॉक्टर हॉस्पिटल को जाने वाला था और जाता था, बंद कर दिए। हॉस्पिटल वाले एम्प्लॉय करे डॉक्टर्स को। जो भी हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हो जाएगा यही डॉक्टर्स देखेंगे। पेशेंट तो आपका होएगा, डॉक्टर शमानिश पेशेंट, मगर डॉक्टर शमानिश आपको हम नहीं बताएंगे सी आपका मरीज आज हॉस्पिटल में आया, हम देख लेंगे। ये सिस्टम से क्या हुआ? दो इमोशनल कनेक्शन जो होता है पेशेंट और डॉक्टर के बीच में खत्म हो गया। वो खत्म हो गया, मगर वो नाउ इनिशियली 4-5 साल पहले बहुत डिस्कशंस हुए थे, पेशेंट्स अपसेट थे, नथिंग बाय फोर्स इट्स हैपन। नाउ पेशेंट्स आर यूज्ड टू। देखो आज राम देखा होगा, अकबर देख रहा है हॉस्पिटल में, डिस्चार्ज शाम कर रहा है, वैसा हो गया। और वो भी जो हॉस्पिटल में होता है ना, वही डॉक्टर हर रोज नहीं आता है। एवरी डे वो जो ग्रुप में है वो दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है। तो ये राम क्या लिखा है अकबर को नहीं मालूम, अकबर क्या लिखा है शाम को नहीं मालूम। दिस इज ऑल्सो कॉजिंग अ प्रॉब्लम। ये सब जो इसलिए करे कि उन लोग कॉस्ट सेविंग्स करने के लिए। तो अमेरिका में एक ही पेशेंट 4 डॉक्टर्स ट्रीट करें। बिल्कुल, एक ही पेशेंट कई बार। अगर एक हफ्ता हॉस्पिटल में रहे तो
4 डॉक्टर्स, 5 डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स जो भी कॉल पे है उस दिन, वो डॉक्टर आके उनको देखेगा। ओके, ये सब क्यों करे? इसलिए कि हमारे हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ रहे हैं। हाँ। ओके, हम कॉस्ट कम करेंगे, कॉस्ट कम नहीं हुए, कॉस्ट बढ़ते जा रहे हैं। ये प्रॉफिट्स किसको मिल रहा है? कॉरपोरेशंस को मिल रहा है। नो, नाउ इंडियन सिस्टम, अभी हम एक्सेस टू केयर बढ़ाना चाहिए। रूरल अर्बन डिवाइड जो है वो कम करना। ओके, व्हेन 700 मिलियन पीपल्स, 70-80 करोड़ हमारे रूरल एरियाज में जो है, दैट रूरल डिवाइड, अर्बन डिवाइड, यू हैव टू इम्प्रूव। हमारा ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पर इंक्रीज करना चाहिए, बहुत कुछ। हमारे नर्सेस की संख्या बढ़ाना चाहिए। WHO क्लासिफिकेशन से हमारे को चाहिए 25 लाख लोगों का हेल्प जाना है। 25 लाख लोग हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है, उसमें नर्सेस है, टेक्नीशियंस है, इतना शॉर्टेज है, उतना शॉर्टेज है। अभी जैसे बड़े बड़े नए हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं, एंड पब्लिक सेक्टर में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्टर में भी। मोदी साहब खुद एक 1200 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ओपन करे हैं। हैदराबाद में भी हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस ओपन करे हैं, मगर वहाँ पर प्रोफेसर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है। 6 साल हो रहा है, अभी इन पेशेंट सर्विसेज अभी ओपन करने वाले हैं या ओपन हो चुका है ये साल में। क्या फ़ायदा हम इतना इन्वेस्ट करके। हम यहाँ पर एक चीज़ की एड्रेस करना चाहिए। इतनी संख्या होने से भारत में 145 करोड़ जो हम बोलते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी 15 से हम 65 ईयर्स तक हमारा 900 पीपल जो है, 900 करोड़, उन लोगों को इस्तेमाल करो। हेल्थ केयर में काम करने से आपका प्राइड बढ़ेगा। दिस इज़ नॉट अनटचेबल प्रोफेशन। हर एक डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो। ओके, आप जब IT में जा सकते हैं ना, तो दूसरे प्रोफेशंस ले सकते हैं। एयर हॉस्टेस बन सकते हैं, रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं, आप नर्स भी बन सकते हैं अच्छी तरह से, हार्ट कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, कैंसर टेक्नीशियन, एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं आप। आज 40-50 टाइप के प्रोफेशनल ओपनिंग्स है हेल्थ केयर में। बट क्यों नहीं करते लोग? लोग समझते हैं कि ये करने से उनका प्राइड। ओके, अगर नर्स बनने से क्या है नर्स की प्रोफेशन, वाई शुड आई बिकम ए नर्स? अब चेंज हो रहा है, इट इज चेंजिंग नाउ। इसलिए हम मेल नर्सेस को भी देख रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक मोस्टली सारी नर्सेस, प्राइस, सैलरीज? नो, बट मोस्टली सारी नर्सेस विमेन ज़्यादा होती हैं, मेन नहीं होते। हाँ, हिस्टोरिकली थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, आप ये समझो कि सहानुभूति किसके पास ज़्यादा होता है, मैन के पास या वुमन के पास? विमेन। नम्रता जिसके पास ज़्यादा होता है, नम्रता, वुमेन। 100%। करेक्ट। ओके, हु हैज़ द मोस्ट एम्पैथेटिक, कंपैशनेट एंड टेंडर केयर? वुमेन। करेक्ट। सो मेन आर बॉर्न डिफरेंटली। मेन के हार्मोन्स अलग होते हैं। जब एक औरत नर्स आके हमारे को देखेंगी, सो इमीडिएटली वो पेशेंट को एक तरह से विदाउट कोई इंटरेक्शन से इमीडिएटली एक सिंपैथी, एम्पैथी, सहानुभूति की पैदाई हो जाता है। या मगर द अदर रीजन ऑल्सो, तनख्वाह बहुत कम था। इवन 20 ईयर्स से पहले नर्सेस को 6,000, 4,000, such a worst thing they were doing. I have become a champion of nurses in this country, truly. मैं बोलूँ कि नर्सेस जब 24 घंटे एक मरीज के पास रखते हैं, एक डॉक्टर आके 5 मिनट जब पेशेंट के पास स्पेंड कर रहे हैं, डॉक्टरों लाखों से जो कमाते हैं, करोड़ों से जो कमा रहे हैं, ये क्या सिस्टम है? क्या आप लोग इन लोगों को एक 25, 30, 40 हज़ार नहीं दे सकते? ये प्रोफेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते? अमेरिका में क्या होता है, बिल्कुल नर्सेस मैनेज करते हैं, वो डॉक्टर्स को भी नहीं बुलाते हैं।
जब आप आईसीयू में रहते हैं, सो आईसीयू में रहने से नर्सेस आर सो वेल ट्रेन्ड, वो सब कुछ संभाल लेती हैं, वो डिसीजंस भी लेती हैं, डॉक्टर्स को बताती हैं, पर डॉक्टर्स आने की ज़रूरत नहीं है, उनको इतना फ्रीडम, ऑटोनॉमी और उतना ट्रेनिंग होता है एक प्रोफेशन के रूप में। सो मुझे ये देखना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में हमारे नर्सेस भी पायलट के सीट में बैठो, डॉक्टर्स को पायलट बनो। जब आई विल बी वेरी हैप्पी दैट हिंदुस्तान हैज़ प्रोग्रेस्ड। जिस दिन आप नर्सेस को आगे बढ़ाएंगे, ओके, ये प्रोफेशन में लाखों भर के लोगों को हम लाएंगे। हिंदुस्तान में खाली 3.5 लाख नर्सेस है आज। ओके, हमारी संख्या देखो, even now 26,000 more hospitals are needed according to World Health Organization. So nursing colleges तो increase हो गए, मगर इसके साथ क्या हो रहा है, हमारे प्रॉब्लम माइग्रेशन। जब हम नर्सेस को ट्रेन करते हैं 2 साल के बाद, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं सऊदी जाऊंगा, मैं दुबई जाऊंगा, मैं इंग्लैंड में जाऊंगा, मेरे को ज़्यादा पैसे हैं। और कभी उनको देखे तो क्या पैसा, उनको 70-80 हज़ार वो डॉलर और पाउंड्स में कन्वर्ट करे, तो उन लोग मेरे से आके भी बोलते हैं, डॉक्टर रेड्डी, आई डोंट वांट टू गो, बिकॉज माय पेरेंट्स आर हियर, मेरे पेरेंट्स यहाँ पर है, बच्चों को लेके जाना है। ऐसा अगर मेरे को यही तनख्वाह यहाँ पर मिले तो 1-2-3 साल 3-4 साल में हम जाके अर्न करके फिर वापस आएंगे, फिर हम आपके हॉस्पिटल में कॉन्टिनेंटल में आ सकते हैं कि ज़रूर, और बहुत अच्छे नर्स थे। इट रियली इमोशनली पेन्स मी। मेरे को कहीं समटाइम्स आई शुड टेल हमारे CFO इन लोगों को, अरे भैया दे दो ना, क्या हो जाता। नो सर, इट विल डिस्टर्ब द होल, ऑलरेडी एवरीबडी इज टॉकिंग, हमारे हॉस्पिटल में इतना देते हैं नर्सेस को, ठीक तरह से नहीं बात कर रहे दूसरे हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले, बट वैसा नहीं रहना चाहिए। True. Yeah. There's one thing which I've noticed, which is broken, apart from जितनी आपने चीज़ें बताई इंडिया के सिस्टम में, which is very very broken, is कई बार पेशेंट्स को या तो ज़िंदा रखते हैं या सर्वाइव करते हैं just because उनसे प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा निकाल पाए, when you know that things can go wrong. And there are cases कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में sometimes patient has died also, but then still उनकी फैमिली से और पैसे निकलवाते हैं। Have you seen any case like that around the country कहीं? Definitely. See, जिंदगी, लाइफ जिनकी अननेसेसरली प्रोलॉन्ग करना, ये मालूम होते हुए कि इनका डिसीज टर्मिनल है, ओके, दैट इज वेरी रॉन्ग, दैट इज ए क्राइम। लोग करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के ऊपर प्रेशर डालते हैं। आप ये देखिए, 80 साल के पेशेंट, टर्मिनल कैंसर है, ओके, अब फैमिली वाले बोलेंगे कि देखो सब कुछ करो। दिस इज अ वेरी कॉमन वर्ड। अमेरिका में बोलते हैं डू एवरीथिंग। वहाँ पर डू एवरीथिंग बोलते हैं कि बिकॉज दूसरा कोई पैसे भर रहा है, ओके। अगर यहाँ पर भी लोगों को समझाने से, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते हैं, मगर डॉक्टर लोगों का फर्ज है, आप पूरे डॉक्टर कंसल्टेंट से जो ये मरीज को देख रहे हैं, बैठ के उनको समझाइए ये टर्मिनल सिचुएशन है, इनको वेंटिलेटर में रखना ठीक नहीं है, इससे इनका कुछ होने वाला नहीं है। जब ऐसा समझाते हैं, हमारे हॉस्पिटल में मैं देखता हूँ 80% तक पेशेंट समझ जाते हैं। जिसके पास पैसे भी है, ओके, जो पैसे भी बढ़ सकते हैं, वो लोग भी समझ जाते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब आप लोग बोल रहे हैं ना, देयर इज़ नो पॉइंट इन डूइंग दिस। सो इट इज कि डॉक्टर्स शुड बी नॉट ओनली एज डॉक्टर्स, बट दे शुड बी द गाइड। दे शुड ओन, फैमिली को ओन करना चाहिए, एक फैमिली मेंबर के तरह, एम्पैथेटिकली दे नीड टू कम्युनिकेट टू देम। मैं आ गया,
आज मैं नोट लिख सकता हूँ, मेरे 1200 मिल गए कि अगर ये पेशेंट जिंदा है 7 दिन तक, ओके, लेट हिम लिव, नोइंग फुली वेल ही वोंट लिव। और कोई पेशेंट, देखो अभी मैं स्ट्रोक के बारे में बताया, स्ट्रोक हो गया, सब कुछ करे हैं, हमारे को ये मालूम है कि फिर बात नहीं कर सकेंगे, चल नहीं सकेंगे, इनको लंग्स में इन्फेक्शन है, इनकी अभी अभी डायलिसिस चल रही है, कहाँ तक लिख चल रहे हैं। बट 1% वंडर मिरेकल का भी चांस नहीं होता। हाँ, अगर वो चांस, तो दैट स्पिरिचुअल चांस। मैं आपको एक सही एग्जाम्पल दूंगा। मेरी मदर, माई मदर एट एज 72, उनको हार्ट अटैक हुआ था 1 साल पहले, कॉन्टिनेंटल ओपन करने से पहले। शी वॉज द इन्फ्लुएंसर फॉर मी टू कम बैक। वो बोले कि बेटा आप इतने बड़े पोजीशंस में चले गए, अब इतना अच्छा कमाए अमेरिका में, आप वापस आ जाओ। शी वॉज वेरी मच इंस्ट्रूमेंटल। मगर मेरे को इस बात की आज तक नफरत होती है कि मैं मदर को सेव नहीं कर सका हूँ। एक छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। उनका हार्ट सर्जरी हुआ, वो सर्जरी होने के बाद फिर उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ हॉस्पिटल में। वो हॉस्पिटल में ऐसा था कि हैदराबाद की बेहतरीन हॉस्पिटल मानी जाती थी, ओके, बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर था। सो होने के बाद 1 महीने तक हॉस्पिटल में ठहरी हुई थी, फिर वो डिस्चार्ज हुई। मेरी बड़ी बेटे का शादी कैलिफोर्निया में था। उनको इतना इच्छा थी कि मैं ज़रूर इनकी शादी अटेंड करूँगा, एंड आई पर्सनली वॉज देयर, उनको मेरे साथ लेके चलने के लिए, मगर क्या हुआ, हॉस्पिटल से आने के बाद 3 दिन में उनको फिर इन्फेक्शन, जहाँ यहाँ पर पैरों से वेन लेते हैं ना हार्ट बाईपास करने के लिए, वहाँ पर इनको इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन होने के बाद फिर हर रोज़ उनको हॉस्पिटल को जाना पड़ता था उसको डिब्राइडमेंट करने के लिए। जैसा वो कर रहे थे 5-6 दिन के बाद फिर इनको सेप्सिस हो गया, फिर हॉस्पिटल आईसीयू में दाखिल हुई, ओके, 2 हफ्ते तक थी, फिर मर गई। फिर उतने में बेटी की शादी हो गया, फिर इमीडिएटली हम आ गए। आने के बाद स्टिल एज ए डॉक्टर लाखों केसेस देखने के बाद मेरे ज़िंदगी में मेरे को एक समझ थी कि अगर कोई मैजिक होएगा, भगवान की कृपा से मेरी माँ उठेंगी, ये वेंटिलेटर से बाहर आएंगी। ऑल्दो मेरे को मालूम था 1000% ओके, उनकी मृत्यु हो गई 4 दिन पहले, शी वॉन्ट कम बैक, हम आर्टिफिशियली वेंटिलेटर में रखे हैं। सो मैं ये एग्जाम्पल से आप जो प्रश्न पूछे हैं, हर इंसान को एक होप होता है, मगर ये होप रखने से हम सोच समझ के आगे जाना चाहिए। जब डॉक्टर लोग ठीक तरह से हमारे को बताएंगे, ओके, इनका बचना बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं हो सकता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। डू यू थिंक इंडिया में भी, बिकॉज यू स्पोक अबाउट डेथ, जैसे यूके में हर हॉस्पिटल को अपना मोर्टेलिटी रेट पब्लिश करना होता है पब्लिकली, कि हमारे हॉस्पिटल में कितनी डेथ हुई है, कितने पेशेंट्स आए थे और फिर कितनी डेथ हुई, वो पब्लिक डेटा हर साल उनको अपडेट करना होता है, तो सबको पता होता है कौन से हॉस्पिटल में कितनी डेथ हुई है, कितनी डेथ हुई है। यूएस में पब्लिक डेटा है कि वर्ल्ड का लोएस्ट मोर्टेलिटी रेट जो हेल्थ केयर सिस्टम में वो यूएस में है। इंडिया में कोई सिस्टम नहीं। इंडिया में है सिस्टम, आपको बताऊंगा। हर हॉस्पिटल पब्लिश करता है? नहीं, नॉट हर हॉस्पिटल में नहीं। सो इसलिए जो एक्रेडिटेशंस बोलते हैं ना, जैसा हमारा हॉस्पिटल इतने एक्रेडिटेशंस हैं, अमेरिका की जॉइंट कमिशन से, ये सब रिक्वायरमेंट है। ये सब रिक्वायरमेंट है जो हर 2 साल 3 साल को ये सर्वे होता है। ये सर्वे एकदम एक हफ्ते में आके उस हफ्ते का डेटा नहीं देख रहे हैं, हर महीने को हमारे को रिकॉर्ड करना पड़ता है हमारी क्वालिटी टीम से। हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए, एज अ चेयरमैन ऑफ द हॉस्पिटल, अगर मुझे ये पता नहीं चल रहा मेरे हॉस्पिटल में कहाँ मरीज़ मर जा रहे हैं, कौन से डॉक्टर के कौन से स्पेशलिटी में, ओके, उसका कैलकुलेशन नहीं है तो, उसका स्टैटिस्टिक्स नहीं है तो
Okay, how do you really manage? So in good hospitals in this country, definitely वो statistical data है और reporting authority होता है hospital DME system. हमारे को report करना पड़ता, हर death is reported to your state's directorate of but publicly नहीं होना चाहिए, do you think? Now that is important. See where this should come in India. अगर मेरे को हमारे हिंदुस्तान, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर साहब एक 6 महीने के लिए बगैर तनख्वाह अगर रख लिए तो ओके, आई वुड लाइक टू राइट सो मेनी गुड सिस्टम्स. आई रियली मीन इट, मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको. इतने सारे सिंपल चीज, दीज आर सिंपल थिंग्स. सी यू आर ऑलरेडी डूइंग, बट टेक दिस टू द नेक्स्ट लेवल. ओके, पब्लिश करो आप. मैं ये सुना कि कोई प्रेशर है हॉस्पिटलों से नहीं डिस्क्लोज करना. ओके, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज. ओके, विच इज ट्रू. कुछ हॉस्पिटल्स में, बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में इतना डेथ रेट इज सो हाई, दे डोंट वांट टू डिस्क्लोज. ओके, सो इसलिए कि ये इन्फ्लुएंस के वजह से, ओके, प्रोटोकॉल नहीं रहने से, एक पॉलिसी नहीं बना हुआ है. बट जब गवर्नमेंट मैंडेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो एक रेगुलेशन ला सकते हैं. अब जो लाई कि NABH हॉस्पिटल्स को आप लोगों को इंश्योरेंस के, गवर्नमेंट इंश्योरेंस से थोड़ा बहुत ज़्यादा रिएम्बर्समेंट मिलेगा. नाउ अब हॉस्पिटल्स को भी ग्रेड करने वाले हैं, कौन से हॉस्पिटल्स ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3. इट कुड बी अ गुड सिस्टम. इसी तरह से हॉस्पिटल्स बोल सकेंगे आपका जो लाइसेंसिंग होता है हर 2 साल को, हर 3 साल को आप ये डेटा बिल्कुल सबमिट करना. फिर देन दे कैन स्टेट वाइज दे कैन पब्लिश दैट प्रॉपरली क्लासिफिकेशन करके. सो वी हैव टू रिपोर्ट, एंड गुड हॉस्पिटल विच आर एक्रेडिटेड वो डेटा फॉलो करते हैं, क्वालिटी में रिव्यू होता है. अगर कोई डॉक्टर का इफ ए सर्जन हैज़ मोर डेथ्स, हमारे डिसिप्लिनरी एक्शन लेना पड़ता है, यानी उनको बदलना पड़ता है. इंडिया में होता है, मगर ऑन ए स्केल दैट इज रिक्वायर्ड कंपल्सरली वो नहीं है. That should happen. What's mortality rate in your hospital? My mortality rate is way below, not even 1 to 1.5% or something like that. Okay. Now, the other thing is important with the mortality rate. What is the type of cases you have? Agar cancer hospital hai, so obviously your mortality rate will be higher. Accidental का ज़्यादा है, trauma वाला तो high होगा. Correct. इसलिए हम बोलते हैं कि case mix index. वो केस मिक्स इंडेक्स क्या होता है एक हॉस्पिटल का. जैसे हमारे हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलिटी है, हम प्रिवेंशन से लेके ट्रांसप्लांटेशन तक करते हैं. सो देयर इज अ ब्लेंडेड रेट होता है. ओके, सो देन अगेन बट ईच सेक्शन का भी हमारे पास मोर्टेलिटी डेटा रहता है. ये कैंसर में क्या हो रहा है, ऑन्कोलॉजी में क्या हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर में क्या हो रहा है. ओके, एवरी माइन्यूट डिटेल. हमारे को अवार्ड्स भी मिले हैं, हम सिंगापुर में भी प्रेजेंट कर रहे हैं हमारे डेटा. ट्रॉमा की डेटा भी प्रेजेंट कर रहे हैं, लेवल 1 ट्रॉमा की. आई एम ए नट केस, आई एम डेटा ड्रिवन, एंड डॉक्टर्स शुड बी इन्फॉर्म्ड, एंटायर स्टाफ शुड बी इन्फॉर्म्ड. या आई डोंट लाइक एनीथिंग हिडन एजेंडा. नाइस. बट देन आई एम जस्ट थिंकिंग आउट लाउड, अगर मोर्टेलिटी रेट विच इज़ अ ग्रेट थिंग जो सबको दिखाना चाहिए ताकि पब्लिक को पता हो किधर कितना होता है, इट कैन ऑल्सो बी अ बैड थिंग, बैकफायर इन अ वे कि अगर हॉस्पिटल्स को पता है कि मोर्टेलिटी रेट से मे बी उनकी रेटिंग्स अफेक्ट होगी या पब्लिक डेटा अफेक्ट होगा, सो क्रिटिकल केसेस वेयर दे नो दे वोंट इवन ट्राई एंड दे लाइक कहीं और हॉस्पिटल में लेके चले जाओ बिकॉज वी डोंट वांट दैट मार्क ऑन आवरसेल्व्स. नहीं, क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट जो हॉस्पिटल की होती है ना, जो अभी आप अमेरिका यूके के बारे में बताए, यू हैव टू बेंचमार्क. ओके, सो द गवर्नमेंट accepts a benchmarking index. See, in America, benchmarking index is developed by, for example, say ये मेयो क्लिनिक की बेंचमार्क है, हार्वर्ड की बेंचमार्क है, ना तो CDC. हर चीज़ वहाँ पर हम CDC, सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल से मिलता है. यहाँ पर भी हम CDC को कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान में, इसलिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है NABH सब कुछ है ना. मैं कई बार वो एसेसर्स को बोला हूँ, आप इतना अच्छा काम करते हैं, यहाँ तक हिंदुस्तान आया सो है, वाई डोंट यू पब्लिश बेंचमार्किंग डेटा.
so that we can benchmark. True. So जब तक वो हॉस्पिटल की below benchmark रहता है, then there is no problem. Yeah. What's the responsibility of a hospital? एक बार अगर मान लो किसी की डेथ हो गई, do you think hospitals, doctors, किसी की responsibility होनी चाहिए, accountability होनी चाहिए कि नहीं? It's a, I'm just thinking out loud and asking you this question. कि कुछ होनी चाहिए responsibility doctors की कि डेथ हो गई, या हॉस्पिटल की कि उनकी वजह से उन्होंने प्रॉमिस किया, या नॉट प्रॉमिस, दे कैन ट्राई देयर बेस्ट, वो अपनी कोशिश कर सकते हैं बचाने के लिए, बट हो गई किसी रीजन से डेथ, देन व्हाट्स द प्रोसीजर, व्हाट डू हॉस्पिटल्स डू? राज जी, हर डेथ का रिस्पॉन्सिबिलिटी हर डॉक्टर को होना चाहिए. एक्सपेक्टेड डेथ, अनएक्सपेक्टेड डेथ, द डॉक्टर शुड हैव 1000% रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर जो मरीज़ हार्ट अटैक से आया, ओके, डॉक्टर्स इमरजेंसी कैथ लैब को लेके चले, वहाँ पर सीधी तरह से वो काम करें, ओके, स्टेंट डाले हैं, स्टेंट डालने से कब बार आईसीयू में एडमिट करे, फिर वो पेशेंट मर गया. बट दिस इज़ अ रिकग्नाइजेबल कॉम्प्लिकेशन. मीन्स ये स्टेंट डालने से 1%, 2%, 3% लोगों को स्टेंट थ्रोम्बस जो ब्लड क्लॉट हो सकता है, उसके वजह से सडन कार्डियक डेथ होने का आवश्यकता होती है. okay. अच्छे डॉक्टर ठीक तरह से करने के बाद दिस एक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस जब होता है, इसलिए हम पेशेंट से कंसेंट मांगते हैं, साइन करवाते हैं, ये हो सकता है. मगर जब होने के बाद ए गुड डॉक्टर ऑलवेज फील्स, अरे 40 साल का उम्र जवान लड़का या आदमी जो हॉस्पिटल को आया बेचारा, फर्स्ट टाइम सीवियर हार्ट अटैक से, मैं ठीक तरह से टाइम में आया हूँ, उनको कैथ लैब ले चला हूँ, जो करना है मैं ठीक तरह से करा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा नाम है सोसाइटी में, सब कुछ है, मगर एक कॉम्प्लिकेशन हुआ. ये डॉक्टर करने से कॉम्प्लिकेशन नहीं है. दिस इज वन ऑफ द अनएक्सपेक्टेड कॉम्प्लिकेशंस दैट हैपेंस, बट ही हैज टू स्टिल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो हम क्या करते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स में मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कमेटी होता है. ये मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कमेटी में एवरी पेशेंट डेथ ऑफ दैट मंथ इज रिव्यूड. एक कमेटी के 8-10 डॉक्टर होते हैं, उसका चेयरपर्सन होता है. हर 2 साल हम वो चेयरपर्सन को बदलते हैं. सो डेथ क्यों हुआ, हाँ, डेथ क्यों हुआ, सब. सो पूरे डेथ्स 2 हफ्ते पहले, मीटिंग से पहले, वो चेयरपर्सन फिर 2 कमेटी मेंबर्स को चूज करते हैं, वो सब रिव्यू करते हैं, कौन सा लिस्ट करना, कौन सा नहीं करना. ओके, वो लिस्ट करने के बाद वो कमेटी में वो डॉक्टर आके पूरा एक्सप्लेनेशन करना, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसके बाद ग्रेडिंग होता है 0 to 4. वो ग्रेडिंग पेपर उनके क्रेडेंशियलिंग फाइल में जाता है. इट्स ए मस्ट. एंड डॉक्टर्स फुल प्रिपेयर करके आते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ. क्रॉस क्वेश्चनिंग होता है उनको, जैसा जज साहब बहुत कह रहे हैं, यू नो, जैसा जूरी बैठी हुई है. तो डेथ्स आर नॉट टेकन लाइटली. नो, ऑल अनएक्सपेक्टेड डेथ्स. एक्सपेक्टेड डेथ्स जब DNR फॉर्म बोल के रहता है, इनको जो इंटुबेशन नहीं करना, वेंटिलेशन नहीं करना, वैसे डेथ्स को रिव्यू करने की ज़रूरत नहीं है. मगर जो एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड डेथ्स होते हैं, नॉट ओनली दैट, कॉम्प्लिकेशंस. अगर पेशेंट की सर्जरी हुआ, फिर रिपीटेडली 24 घंटे के अंदर अगर फिर ऑपरेशन थिएटर के हुए, ऑल दोस ऑल्सो रिव्यूड. वो OT कमेटी में रिव्यू होता है, फिर मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी कमेटी. इट्स अ वेरी पावरफुल कमेटी. हॉस्पिटल में 3 कमिटीज़ बहुत पावरफुल होते हैं, बहुत जिम्मेदारी से उन लोगों को फंक्शन करना होता है. एक है क्वालिटी, ओके, दूसरा कमिटी है इन्फेक्शन कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, और तीसरा है मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. टेल मी, जो 25-30% हॉस्पिटल जो बहुत ख़राब है, राइट, उनके बारे में मुझे बताओ. व्हाट्स द dirtiest secret about Indian hospitals which public doesn't know? The dirtiest secret is हमारे हॉस्पिटल्स की इंफ्रास्ट्रक्चर is one of the biggest common denominator है. इंफ्रास्ट्रक्चर के मतलब होती है
कि हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स, जहाँ हॉस्पिटल स्थापित हुआ सो है, वो कहाँ हुआ ऐसे, कैसी हॉस्पिटल है, वो कोई कन्वर्टेड बिल्डिंग है, कन्वर्टेड होटल है, पूरे नियमों से ये एस्टैब्लिश करे हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल में ये हवा की द सर्कुलेशन कैसी है, कहाँ वेंटिलेशन, सूरज की रेखा कैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके लॉबी सिस्टम क्या है, उनके लिफ्ट सिस्टम कैसे हैं। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान में वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेस ऑफ डेथ इज इन्फेक्शंस। ओके, जब ठीक तरह से फैसिलिटीज नहीं होने पाते, इंफ्रास्ट्रक्चर जब नहीं होता है, सो गेटिंग इन्फेक्शंस इज वेरी इजी। सेकेंडरी टर्शरी इन्फेक्शंस जाके लोग मर जाते हैं, इट्स इनएक्सक्यूजेबल। सो लोग क्या बोलते हैं, बेचारा आ गया सोता, ये मरीज बहुत, ही वाज ऑलरेडी पहले से बहुत सिक था, क्या कर सकते हैं हम। पर फंडामेंटल प्रॉब्लम आप देखते हैं, एक बिल्डिंग रहता है, बाहर बड़ा साइन रहता है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ओके, और बोलते हैं कि हॉस्पिटल में 200 बेड्स है, और पूरा गज क्या है उनका 30,000 या 40 या 25,000 स्क्वायर फुट। अब देखो हमारे कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल में 1.3 मिलियन स्क्वायर फुट की हॉस्पिटल है, 18 फ्लोर्स के, केवल 600 बेड्स है। पर रूम एवरेज स्क्वायर फुट इज 1350। क्यों दिए हम दिस स्पेस? बिकॉज वी फॉलोड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस। और कुछ लोग बोलेंगे वो बड़ा हॉस्पिटल बना सके, वो सब ठीक है ना। देखो, दिस इज नॉट फॉर मी। मैं जाके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, करोड़ों रुपए मैं कर सकता था। God has been great to me. I've been very successful. But I didn't want to be that. Even till today when people ask me, no, this is what I dedicated for. So मैं इसलिए वापस आया हूँ कि अगर मैं वापस आके ये करना चाहता हूँ कि मेरे टर्म्स में I am not going to violate any principle of healthcare infrastructure. एयर सर्कुलेशन हो OT थिएटर्स में, ICU में, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन, सनलाइट आना। एक भी रूम नहीं है कॉन्टिनेंटल में जहाँ पर सनलाइट की लाइट नहीं है। वेंटिलेशन के बारे में, लाइट के बारे में, जो हमारे नर्सिंग की फाउंडर लीडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वो बताई थी कि 18th-19th सेंचुरी में कि 60% तक हर मरीज का डिसीज अच्छी लाइट होने से, अच्छी हवा होने से, अच्छा न्यूट्रिशन होने से, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस होने से वो बीमारी कम हो जाएगा अपने आप। और आज तक भी 21st सेंचुरी में सही बात है। True. देखो, when the air circulation is not good, okay, people are coughing, people have infections, cross contamination. एक का बीमारी दूसरे को हो रहा है, दूसरा का बीमारी तीसरे को हो रहा है। You come with one infection, you're getting another infection, you're prolonging the stay. 65%, there was a statistic 2 साल पहले पेपर में पब्लिश हुआ था, हिंदुस्तान में लोग जो रेगुलर रूम्स में जाते हैं 60% तक कई हॉस्पिटल्स में ICU में दाखिल हो जाते हैं। अगर आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में गए तो उसको निमोनिया होता है, अगर निमोनिया से गए तो उसको UTI होता है, नहीं तो वेंटिलेशन में जाते हैं। सही बात है। दिस इज़ नॉट बिकॉज डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस है, आप ये भी समझना है। बिकॉज ऐसा परमिशन मिलता है लोगों को, वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? लाइसेंसिंग जो होता है, जब देखो मेथोडोलॉजी जो होता है वो ठीक तरह से करो भैया। इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ इंटरवेंशन, यू आर सेविंग द पब्लिक। तो हम लोग खुद ही पॉलिसीज बेकार होने की वजह से हाइड्रोजेनेसिस बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, दैट्स हम बहुत खुशी हो जाते हैं कि इनको हम चावल दे रहे हैं, दाल दे रहे हैं। हिंदुस्तान के हेल्थ सिस्टम इतना खराब है, वो खराब है, ये खराब है। किस लिए हो रहा है? एक सिंपल इंटरवेंशन आप ठीक कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट हेल्थ केयर सिस्टम एंड डॉक्टर्स, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कल्चर होता है बाबा टाइप डॉक्टर्स का
वो कौन होते हैं? इसको RMPs बोलते हैं। RMPs, हाँ, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। ओके, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया जब हमारे डॉक्टर्स बहुत कम थे, सो ये रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो गांव में कोई डॉक्टर्स नहीं थे ना, सो उन लोगों को एक सर्टिफिकेट देते हैं। आप जाके उनको 6 महीने का कोर्स, 4 महीने का कोर्स, क्या टाइम डिफरेंट स्टेट्स में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। अब हमारे तेलंगाना में उसको बैन कर दिए, RMPs कैन नॉट प्रैक्टिस। एंड RMPs का प्रैक्टिस और आधे काफ़ी हानि कर रहे थे कि बुखार से ज़्यादा उन लोगों को कहाँ की पहचान है, कहाँ पढ़ लिखे हैं। सो वो स्टेरॉइड्स देते थे उनको, जो पेशेंट्स डायबिटीज़ है, ओके, एंटीबायोटिक्स, हर एक को पेनिसिलिन इंजेक्शन देना। और कभी कभी ये RMPs कुछ लोग तो लाखों लाखों रुपया कमाए सो है। ठीक है, एक विलेज में जब प्रीस्ट के हज़ारों पहले पेशेंट्स को कौन देखते थे? हॉस्पिटल के, टेम्पल के पुजारी, और नहीं तो कम्युनिटी के कोई बड़ा आदमी जो है, उनको कुछ मालूम है, थोड़ा बहुत एजुकेटेड है, झाड़ के पट्टे उट्टे सब लेके उसका पेस्ट करके, और ज़ुकाम के लिए ये काम आता है, इसके लिए ये काम आता है, वैसा करते थे ना। द सेम थिंग इज कंटिन्यूइंग, दिस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, सम स्टेट्स नाउ इलीगल, बैन करिए। they were definitely the cause। और उनका डॉक्टर से बहुत नेक्सस होता था। वो लोग गांव से पेशेंट्स यहाँ पर डॉक्टर्स को भिजवाते हैं, उनसे कमीशन लेते हैं। ओह यस, तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वहीं करेंगे, फिर वहीं करेंगे, परीक्षण लेंगे और डॉक्टर्स को बोलते हैं कि डॉक्टर आके सर्जरी कर देंगे, अपेंडिक्स निकाल देगा, यूट्रस निकाल देगा। हमारे तेलुगु स्टेट्स में 5-6 साल पहले की हिसाब है, ये जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंश्योरेंस में हज़ारों यूट्रसेस निकाल दिए वुमेन से, एक डॉक्टर एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए कि गवर्नमेंट पर सर्जरी 20,000 या 25,000 दे रहा था। हिस्टेरेक्टोमिस कर दिए 25 साल के लड़कियों में, 30 साल के लड़कियों में। See, these are the things, so much happens. This is all because again nexus। See, अगर ये नेक्सस जहाँ भी इन लोगों का देखभाल हो रही है, अगर वो ख़त्म कर दिए तो ऐसी चीज़ें हमारे पास नहीं होती हैं ना। एंड ऑर्गन का ब्लैक मार्केट होता है, इसका भी नेक्सस है। हाँ, आप एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछे, इसके बारे में आपको थोड़ा, मेरे को 1-2 मिनट तो देना है बताने में। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। ओके, मैं बहुत इमोशनल होता हूँ ये टॉपिक में, इसलिए इमोशनल होता हूँ कि सी, ऑर्गन डोनेशन इतना इम्पोर्टेंट है किसी को बचाने के लिए। 2 ऑर्गन्स, एक है किडनी ट्रांसप्लांटेशन और दूसरी है लिवर। ये 2 ऑर्गन की इतना ज़रूरत है। ओके, हिंदुस्तान में कम से कम 2 से लेके 2.5 लाख लोगों की एवरी ईयर किडनी ऑर्गन की ज़रूरत पड़ती है। उसमें से कितनों को सर्जरी हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन मिल रहा है? 12,400, 12,500 ओनली, 12,500, दैट्स अबाउट इट। और लिवर ट्रांसप्लांटेशन 4,000, और दूसरे 50,000 पीपल जिनको लिवर की ज़रूरत है, ऑर्गन्स नहीं है। सो मैं ये पूछना, जब मैं अमेरिका से आया हूँ, क्यों प्रॉब्लम है हमारे हिंदुस्तान में? ओके, सो मैं बड़े बड़े डॉक्टरों से बात कर रहा हूँ, पॉलिसी लीडर से। सो 1994 में जो हिंदुस्तान की ट्रांसप्लांटेशन एक्ट है, ओके, उसको तोहा बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट जो बोलते हैं। ये एक्ट 1994 से जो बना हुआ एक्ट है, उसके बाद में फिर थोड़े अमेंडमेंट्स आए सो है। वो एक्ट में एक चीज़ है थी, commercialization of organ transplantations should never happen। इसलिए करे कि बहुत सारे किडनी स्कैंडल्स हुए थे 1970s में, 80s में। लोग किडनीज बेच रहे थे, ओके, पैसों के लिए, न तो यहाँ से बाहर जा रहे थे, मिडल ईस्ट जा रहे थे, श्रीलंका जा रहा था, अदर कंट्रीज को जा रहे थे। इसलिए उसको बंद करने के लिए
ये ट्रांसप्लांटेशन बहुत स्ट्रिक्ट करिए, ठीक है, कि खाली ट्रांसप्लांटेशन आपके घर वालों से लेना चाहिए, मीन्स ब्लड रिलेटेड पीपल। ओके ओके, नाउ ये बताइए आप मेरे को, ये गवर्नमेंट की प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स और क्रिमिनल वे में जो चल रहा है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो टू फिनिश दैट। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सक रहे, ये क्यों जनरलाइज पॉलिसी बना के इतने लोगों को मरने दे रहे हैं आप? मैं दूसरे कंट्रीज के बारे में बताऊंगा, अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, स्पेन में, दुनिया में सबसे अच्छा ऑर्गन ट्रांसप्लांट सिस्टम है स्पेन में। ये पूरे कंट्रीज में जो बताया, यूरोपियन कंट्रीज में, कोई साउथ अमेरिकन कंट्रीज में, न तो ईस्टर्न यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, उनका लॉ क्या है कि वहाँ पर भी पैसे देके कोई ऑर्गन नहीं दे सकते, मगर जो डोनेट करने के लिए आगे आएगा, कोई फैमिली मेंबर हो या नहीं तो आपका नेक्स्ट डोर कोई आजू बाजू आपका नेबर हो, कोई दोस्त हो, उनकी खर्चा आप दे सकते हैं। आपका मतलब गवर्नमेंट, नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी, नहीं तो खुद पर्सनली, ओनली टू दैट एक्सटेंट। मीन्स आपके भी जो भी कॉस्ट होते हैं, और नॉट ओनली दैट, स्पेन जैसे कंट्रीज में एंड यूके जैसे कंट्रीज में, आफ्टर दैट 3 महीने तक उनकी जो भी खर्चा होती है, जो डोनर होता है, वो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। कितना अच्छा सिस्टम है। देखो यहाँ पर हिंदुस्तान में 80% तक लाइव ट्रांसप्लांट्स होते हैं, कोई फैमिली में देना चाहिए। ओनली 20% कैडेवर ट्रांसप्लांट्स, कोई मर जाने के बाद एलिजिबिलिटी है तो दिस इज रिवर्स। पूरे कंट्री में डोनर, कैडेवर डोनर ट्रांसप्लांट्स का 70-80% होता है, लाइव ट्रांसप्लांट्स 20-30 होते हैं, बिकॉज वहाँ पर आगे आके डोनेट करते हैं। बट जैसे डेथ हो जाती है, डेथ के बाद ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना चाहिए, राइट? बहुत सारे केसेस में it can be used. That's not allowed? That's allowed, right? No, it is allowed, but the problem is लोग नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? Now, they don't want. That's the biggest problem. But if I die? Unless your family member, और unless आपके पास रजिस्टर करवाए, अगर हमारे हॉस्पिटल में हम डोनर रजिस्ट्रेशन है, अगर आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एक क्वेश्चन है आपको, वुड यू लाइक टू डोनेट योर ऑर्गन्स, यू कैन चेंज योर लेटर ऑन इफ यू वांट टू। अगर वो ठीक है तो बाई गाली सब कुछ आपको हुआ, सो आपका हॉस्पिटल में मर गए, देन आपको देना है ऑर्गन, तो उसको हम वेरीफाई करते डिजिटली। ये कंसेंट DSO है, ओके, जब कोई रोक नहीं सकते, मगर वो नहीं है हमारे पास सिस्टम, सो फैमिली मेंबर्स डिसाइड करते हैं। सो कहीं से 90% फैमिली मेंबर्स दे डोंट वांट इट, एंड हर डेथ का हम नहीं ले सकते। बेसिकली न्यूरोलॉजिकल केसेस, okay, usually जो traffic accidents where the kidneys are preserved, liver is preserved, ना ऐसे चीज़ों में हम ले सकते हैं, okay, but वहाँ पर भी ठीक तरह से एजुकेशन हुए तो स्मॉलर हॉस्पिटल्स में एजुकेशन, वहाँ से ऑर्गन्स हार्वेस्ट करके बड़े हॉस्पिटल्स में ले सकते हैं। see this is the problem, इतना बड़ा पॉपुलेशन संख्या होने तक हम जाके भगवान से तिरुपति जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, भगवान से इतने सारे थिंग्स पूछते हैं। हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि मैं मेरे लिए नहीं, सबके लिए मैं कर रहा हूँ, ह्यूमैनिटी शुड बी गुड। क्या जा रहा है आप लोगों को? यू आर सेविंग 4 लोगों को आप सेव कर सकते हैं। 1 किडनी, 2 किडनीज दे सकते हैं, मीन्स 2 पेशेंट्स, 1 लिवर दे सकते हैं, 2 कॉर्नियाज दे सकते हैं, 1 हार्ट दे सकते हैं। 2 + 1 3 + 1 4 + 2 6 पेशेंट्स, 6 मरीजों को आप नई जिंदगी दे के आप चले जा रहे हैं। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, ये बाजू रखो, मगर लाइव डोनेशन में, ओके, क्यों रिस्ट्रिक्ट करना हिंदुस्तान में?
Why should only be the blood donors? Why don't you allow extended family? ये क्यों लॉस ऐसा बना के बैठे हुए हैं? डेवलप्ड कंट्रीज तो इतनी अच्छा से इम्प्लीमेंट करे कि और यहाँ पर बोलते हैं कि वो रैकेट चलेगा. You're buying बट रैकेट तो वैसे भी चलेगा और चल ही रहा है. नहीं, ये बोलते हैं कि आपको दूसरा कोई आपको नेबर आके देने वाला है, आप पैसों से खरीदे. So वो तो अभी भी चलता ही है ना. ना चलता है, कुछ पॉकेट्स में चलता होगा. ओके, बिग ऑर्गेनाइज्ड हर 6 months को कहीं स्टेट में, कोई डिस्ट्रिक्ट्स में तो होता है. बट प्रॉब्लम इज whose? Why don't you relax it? Why don't you completely relax it and learn from the other countries that they've implemented so well? एक सिस्टम है स्पेन में, ओके, और वेस्टर्न कंट्रीज में ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट. ऑप्ट इन की मतलब होती है कि एवरी सिटीजन ऑफ स्पेन इज ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑटोमेटिकली, but you can opt out. Okay, the opt-in is, if you don't opt out, so you're considered automatically your government, your organ can be taken. That's good. Yeah. So lot of countries now, they are utilizing Western nations opt-in and opt-out. Opt-out it, अब पहले से आप consent दे दिए, register कर दिए, मैं organ नहीं देने वाला हूँ. But जिसका opt-in है, you know, and 2 countries have made compulsory. एक स्वीडन, ओके, आई थिंक इवन जर्मनी. सो कंपल्सरी करने से दे वर एबल टू रेज 600,000 ट्रांसप्लांट्स. कहाँ 12,000, कहाँ 4,000, कहाँ 6, कहाँ 140 crores, and कहाँ 600,000 such a small country people are ready to transplant. ये पॉलिसी की प्रॉब्लम है. We cannot basically say, और इतना हंगामा होता है राज, I'm telling you, if के cousin, we go through this, you know, आदमी liver की, say alcoholism is increasing, liver disease is increasing, okay, almost 20 lakh people die from liver cirrhosis in our country. Our total death rate is 1 crore, you know, something like that, you know, 15 to 20 lakhs people who die just from liver disease. Okay, ठीक है, you know, not only from alcohol but other causes of the liver disease. जब उनके पास एक ही लड़का रहता है, okay, उनका भी conditions रहते हैं, वो ज़्यादा सा मोटा रहना चाहते, उनके लिवर में ज़्यादा फैट नहीं रहना, डायबिटीज़ नहीं रहना. So कई फैमिलीज में आइडियल ट्रांसप्लांट डोनर नहीं मिलता है, तो उनका फर्स्ट कज़न हो सकता है. उसके लिए हम गवर्नमेंट के पास जाना है, डिपार्टमेंट में फाइल सबमिट करना है, वहाँ से सेक्रेटरी को जाता है, फिर बोलते हैं कि ये सर्टिफिकेट्स ठीक नहीं है, पेटेंसी एस्टैब्लिश करो. ओके, उन लोगों को डाउट आ रहा है, फिर कमेटी को वापस भिजाते हैं. ये सब 1-2 महीने 3 महीने तक ये सिलसिला चलते जाता है, फिर वो होता नहीं होता है, फिर वो भगवान के हाथ में है. और दूसरी चीज़ है, अगर एक अच्छा दोस्त आपको आगे आके, अगर आपका पूरा जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है तो क्यों नहीं देना? Why should not like other countries? Right. Yeah, why should not? Why should have the suspicion that you should have? कोई उनसे पूरा लिखवा लो. This is not for sale, nothing. There is no financial transaction. He is a real friend. Then देखो उसका चमत्कार क्या होगा. So this is a big problem. You know, I think इतना अच्छा हम forward policies करें हमारे देश में. You know, अगर हमारी government, health is a state subject, correct? But I say subjects of transplantation also is a big central subject here to national subject. You know, very easily you can change. People beg, cry, young children, 18, 20, losing their fathers, losing their mothers, 40-45 साल के, you know, और कैडेवर लिस्टिंग में लगाते, कब आता पता नहीं, अगर आ गए तो 1 महीने में आ सकता है, ना तो 1 year 2 years तक. नॉर्दर्न इंडिया इज वर्स in cadaver transplants. Southern India is better. Number 1 state in cadaver transplants always led is Tamil Nadu and Telangana. Telangana last year was voted number 1 in highest cadaver transplantation in 2024. The state that I am in right now, in Hyderabad. So I am proud of that. But so tell me the other side of it. बिकते हैं organs? जरूर बेचते हैं. ओके, मगर जो रैकेट अगर बस्ट हुआ तो
See, बेचना ही What's the नहीं. most expensive organ which gets sold in the market? Mostly desires kidneys. Yeah, liver नहीं बेच सकते हैं. क्यों? No, liver कैसा बेच सकते? आदमी is very sick, you know, the donor has to, it's a very big process to basically take it out and all of those things. So correct? kidney is kidney is a big thing. Kidneys, organs. You know, so there was a big racket कुछ साल पहले बांग्लादेशी rackets all connection. Okay, वो सिंगापुर में भी हुआ था. सिंगापुर वाले भी खरीदे थे बांग्लादेश से. वहाँ से यहाँ पर हिंदुस्तान में कई स्टेट्स में हुआ सो है. You know that वो एक वेस्ट बंगाल की एक बॉर्डर है जहाँ पे there was a big racket. right. So under the radar, I think अभी भी कुछ हो सकता है शायद, मगर पुलिस is very vigilant. Kidnapping and उससे निकाल रहे थे. Do you know about all of this? How is that? I think there was some Bangladesh, Nepal, West Bengal parts of it. Right. वो kidnapping होती थी, random बच्चों को kidnap कर लेते थे, and then they would take out kidneys and then they leave it. Exactly. No, ये उसका मूवी भी बनी थी. No, you kidnap them, उनको anesthesia देना, they are 24 hours, वो किडनी निकाल देना खाली, फिर उन्हें उठने के बाद खाली स्कार दिखता है, कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ पे. यार मगर अब नहीं हो रहा है, मगर पॉकेट्स में होता है. How much is a kidney priced in? The transplantation prices, you know, 8-9 lakhs से 10-12 lakhs तक. And if somebody wants to buy it on a black market, which is racket के through बिक रहा हो, वो मुझे पता नहीं. और मैं वहाँ I don't even smell what they think, but पेपर में जो पढ़ते हैं एक 50,000, 1 लाख, 2 लाख बोल के पढ़ते हैं ना. You know, people are selling their kidneys for that. एक profitable hospital start करने के लिए कितना capital चाहिए होता है? कौन से nuances ध्यान रखने होते हैं? Yeah. Tell me, if I want to start a hospital tomorrow. Okay. कितना पैसा चाहिए होगा? हाँ. So now ये लैंग्वेज आपको बताऊंगा. हॉस्पिटल में जैसा होता है, होटल इंडस्ट्री में जैसा होता है, आईटी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में हम पर रूम के चार्जेस से कैलकुलेट करते हैं. ओके, आज 21st सेंचुरी में अच्छी तरह से हॉस्पिटल बनाना है, सो हॉस्पिटल का कॉस्ट 80 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक हो सकता है पर बेड. ओके, वो हिसाब से आप कैलकुलेट करिए. अगर आप 200 बेड, 300 बेड, 400 बेड, नाउ देयर आर सम डिफरेंसेस. तो 200 कहाँ बना रहे हैं आप? टियर 1 में बना रहे, टियर 2 में बना रहे, बिकॉज लैंड कॉस्ट इंडिया में वन वेरिएबल कॉस्ट है, इज अ लैंड कॉस्ट. वेस्टर्न कंट्रीज में लैंड कॉस्ट उतना नहीं होता है, मगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत होता है. अमेरिका में 1 मिलियन होता है पर बेड टुडे. 1.5 करोड़ रुपए. 1 मिलियन to 1.2 मिलियन. ये आश्चर्य की बात है, बिकॉज वहाँ पर जो भी नॉट ओनली हॉस्पिटल्स, आप एक होटल भी बनाओ 0.1% में हम बना सकते हैं यहाँ पर. ओके, इंडिया में ऑलमोस्ट 1 करोड़ पर बेड. यस. सो इंडिया में 1 करोड़ 80 अच्छा हॉस्पिटल. ओके, नो मीडियोकर हॉस्पिटल मिडिल लेवल बोल तो 40 लाख से लेके 60 लाख तक ऐसा भी कर सकते हैं. ओके, बट पूरे एवरी डिटेल्स आर्किटेक्चर का जो रिकमेंडेशंस होता है अगर करना है तो दिस इज द करंट डे कॉस्ट. ओके, दिस इज द कॉस्ट. 600 बेड हॉस्पिटल बनाना तो 500-600 करोड़. Yeah. Investment. No, yeah, that's the investment. Now this is sometimes including equipment or sometimes without including equipment. Sometimes क्या specialties है hospital में, जैसे हमारे hospital में 55 specialties है. Okay, so obviously 55 specialties की technology, equipment, instrumentation, you know, operation theaters, you know, 70 से लेके 80 तक, 100 तक, you know, ICU beds, ये ज़रूरत के हिसाब से आपका कैलकुलेशन होता है. मगर दिस इज वन ब्रॉड पैरामीटर. एंड एवरी ईयर वर्किंग कैपिटल कितना लगता होगा ऑफ दिस स्केल? नाउ हॉस्पिटल्स, अच्छे हॉस्पिटल्स विल नॉट मेक मनी until 4 to 5 years break even. But for working capital कितना लगता होगा? The working capital now you basically mark 3 months of whatever is your overhead expense and your costs of running the hospital. So for example, let's say 1 crore is per bedroom for one hospital room. आप 200 रूम का बनाते हो तो 200 करोड़ के आसपास मोटा मोटी इन्वेस्टमेंट. अब पर रूम कॉस्ट कितना होता है चलाने के लिए गुड हॉस्पिटल? या पर अगेन उसमें मिक्स होता है ना राज. एक प्राइवेट होता है, सेमी प्राइवेट होता है, डिलक्स होता है.
सो वो स्वीट्स के हिसाब से होता है. अगर प्राइवेट रूम है तो यूजुअली द रेट्स आर 4,000 से लेके 5,000 तक, यू नो, और 6,000, यू नो, इन दैट कैटेगरी, व्हाटएवर द रेट्स आर. Hospital business, if you look at it, it's truly a very, very difficult business. Okay? I'll take this challenge in any debate. It's not an easy business. वो बिजनेस के, आप बिजनेस के साइड से कभी हॉस्पिटल मत बनाओ. तो अगर जैसे आपने बोला 200 करोड़, मतलब फॉर एग्जांपल 200 बेडरूम 200 करोड़ आपने इन्वेस्टमेंट किया, एंड 4th और 5th ईयर में ब्रेक इवन हो जाएगा कैपेक्स पे. हाँ, 4th and 5th ईयर यू शुड ब्रेक इवन. तो 200 करोड़ 5-6 साल तक. नो, ब्रेक इवन. हाँ, means you're not putting any more working capital to run the hospital. Whatever the revenues you're making, whatever the revenues you're making from the self-sustainability, profits अभी आगे होने के बाद, शादी अभी आगे है, अभी engagement चल रहा है. तो ये 200 करोड़ कब वापस आते हैं? 10वें साल में, 12वें साल में? Yeah, 8 to 10 years or 12 years. See, फिर लोन होता है. हमारे कंट्री में इंटरेस्ट रेट्स व्हेन कंपेयर टू वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा होता है. ओके, ये सब होने के बाद ऑलमोस्ट 8, 9, 10 years you'll start seeing some profits flowing. फिर उसमें डॉलर रुपी एक्सचेंज, अगर मेरा ही देखो, जब मैं लैंड खरीदा था हॉस्पिटल का, डॉलर का था 35 रुपये, 37 रुपीज़. अब आप ही समझो आज 86 रुपीज़ होने से मेरे को जितना भी प्रॉफिट हो जाने दो, ओके, व्हाट विल आई गेट? इट इज वॉश्ड आउट इन द एक्सचेंज. करेक्ट है नहीं? 2.5 times my dollar, my money is got depreciated at the end of the day. मेरे को काफ़ी लोग बोले कि हैदराबाद में आपके हॉस्पिटल का, वी आर इन अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आप आना चाहिए. Okay, you should visit. We are in IT and financial districts, you know, western part of Hyderabad, the most beautiful part of Hyderabad. मैं इसलिए लैंड चुना हूँ कि मेरे को ये मैनहट्टन के प्राइजेस में भेजे उस ज़माने में 2008 में, बिकॉज मैं ज़िद्दी था. मैं इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाने के लिए. ओके, आई वांट टू रियली डू ए गुड हॉस्पिटल इन ए नाइस एरिया जहाँ पर धूल नहीं है, लोगों का एक्सेस ईजी है, पार्किंग फैसिलिटीज़ है, ओके, वेंटिलेशन, ऑल दिस थिंग्स है. जब ऐसा सब सोचने के बाद, बट लैंड प्राइजेस वर सो हाई, हिंदुस्तान में कहीं भी खरीदना चाह रहे तो इट वाज इनटू करोड़ों रुपए में जब बेचे हैं. ओके, एंड उसके बाद में जब ये लैंड प्राइजेस मेरे अतराफ जो बढ़ रहे थे, काफ़ी लोग आके मेरे को, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, डॉक्टर साहब 2 एकड़ खरीदो, 5 एकड़ खरीदो. अगर मैं जब वो टाइम में अगर खरीदा तो I would have been today, you know, hundreds of crores I would have earned. But मैं लोगों को बोलता था, मैं इसलिए यहाँ पर नहीं आया. I didn't come to be a real estate person. Let me keep on reinvesting to make this best and what I can do for my patients. Yeah. That's where I stick to the line. And this is, you can verify this also 1000%. So tell me, in a hospital business, सबसे ज़्यादा कॉस्ट कहाँ पे लगती है और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस चीज़ से होता है? सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो होता है, जो मरीज़ आके जल्दी से आप डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट कर लिए तो शॉर्टेस्ट स्टे में, ओके, देन द हॉस्पिटल बिकम्स प्रॉफिटेबल. इसको हम लेंथ ऑफ स्टे कहते हैं. ओके, लेंथ ऑफ स्टे के ऊपर काफ़ी डिपेंड रहता है. इसलिए नॉट ओनली फॉर द पेशेंट बट फॉर द हॉस्पिटल टू. सो कॉन्टिनेंटल में एक रूल है, आज जो पेशेंट एडमिट होता है, मैं डॉक्टरों को ये इंडिकेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हूँ कि आप 24 घंटे में डायग्नोसिस करना चाहिए, एंड विच इज़ पॉसिबल. ओके, कैसा हो सकता है? अगर आज पेशेंट आके एडमिट हुआ, उसको खांसी हुआ, 2 महीने से उसको खांसी हो रहा है और उसको बुखार भी आ रहा है. ओके, प्राइमरी केयर में हम एडमिट करें डॉक्टर को, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रॉबर्ट्स. अब रॉबर्ट्स साहब पेशेंट को एडमिट कर दिए. अब रॉबर्ट्स साहब इंटर्निस्ट है, बहुत अच्छा इंटरनल मेडिसिन डॉक्टर है, चेस्ट एक्सरे कर लिए, ब्लड कल्चर्स कर लिए, मगर उन्होंने इमीडिएटली पल्मोनोलॉजिस्ट, लंग स्पेशलिस्ट को उसी दिन बुलाना चाहिए.
उन्होंने आके देखना चाहिए. अगर डॉक्टर की कुछ किडनी की प्रॉब्लम है वही दिन जो एडमिट वैसे दिन. अगर ऐसा करे तो 24 आवर्स में पूरे कंसल्टेंट्स आके वो पेशेंट के बारे में जिक्र करके एक डायग्नोसिस करके उनको डिस्चार्ज कर सकते. ट्रू. द प्रॉब्लम इज वो नहीं होता है. आज ये डॉक्टर रॉबर्ट साहब देखें, कल कुमार साहब आ रहे हैं. अब कुमार साहब को कंसल्टेशन बिराए, वो साहब आके मैं बहुत बिजी था ओपी में, वो 4 बजे शाम में आके देखें. फिर वो नेक्स्ट डे के लिए टेस्ट सीटी ऑफ द चेस्ट लिखे हैं. फिर थर्ड दिन कुमार साहब 12 बजे आए लंच के टाइम पे. फिर वो बोले कि मैं इसको ब्रोंकोस्कोपी करूँगा. फिर वो चौथे दिन को ब्रोंकोस्कोपी हो गया. ब्रोंकोस्कोपी करने के बाद फिर वो कल्चर्स वगैरह कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं 2 दिन के लिए. See, this is what happens. Efficiencies of scale in every discipline and profession and life is extremely important. I'm sure you're extraordinarily efficient. You know, without that, it's not possible, and what you've achieved is not possible. So, efficiencies in healthcare, it is a quality parameter. The word efficiency जो use करते हैं हम infrastructure में भी, you know, efficiency is not to make money. Efficiency is the person जो sick है, जो मरीज जो प्रॉब्लम से आ रहा है, कितना जल्दी से आप उसकी डायग्नोसिस करके, सही डायग्नोसिस करके अगर आप ट्रीटमेंट शुरू कर सके तो that is efficiency. And that's what is a profit maker. That was the profit, because unnecessarily you're not tying up. And losses. And not only that, you are basically, you know, insurance company, only it will pay you this much. All the rest you have to absorb. And सबसे बड़ा cost center क्या होता है? Transplantations. Highest cost centers, transplantations, bone marrow transplantations, you know. It's more expensive, you don't end up making money? Yes, transplantations में margin of profit. So see, good hospitals will never make more than, you know, at best single digits to double digits, 10, 15, 16%. Yes. You know, that too after this end of maturity. So if you annualize over 20 years, from start to the break-even time to making profits, it will always be in single digits. But that naksha is changing to some extent, which I'm concerned. क्या हो रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं आज हॉस्पिटल्स में, जो चेन्स बढ़ रहे हैं, जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, ठीक है, हिंदुस्तान के लिए इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, मगर वो इन्वेस्टमेंट करने से क्या हो रहा है कि आप अननेसेसरली, यू नो, कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं. ये कॉस्ट बढ़ाने से क्या हो रहा है, अल्टीमेटली अब्जॉर्ब कौन करना है? बिकॉज उन लोगों का इन्वेस्ट प्राइवेट इक्विटी का तो मालूम, आपको तो मालूम है, बिकॉज यू नो 4 years में, 3 years में, 5 years में उनका एग्जिट स्ट्रैटेजी, वो एग्जिट स्ट्रैटेजी फिर वो दूसरे प्राइवेट इक्विटी वालों को भेजेगा, फिर उसका तो मल्टीपल्स होना चाहिए. सो दिस रैकेट, दिस सिस्टम नाउ इज स्टार्टिंग. सो आई अपलॉड इन्वेस्टमेंट्स, मगर ऑल्सो डू समथिंग फॉर द कंट्री. Yeah. Only purpose is not bottom line. You're coming from, you know, industrialized nations, best policies. Bring them in. Have a human resource transfer. Have your technology transfers. We don't need money for technology. We have better CT machines and MRIs than most countries in the world. Okay. But the problem is that the areas where healthcare management, healthcare leadership, is a huge dearth. बहुत कमी है. True. ऐसे पे फोकस करो आप. Bring this to a next level. Cost efficiencies you bring in. Not ये हॉस्पिटल से एक डॉक्टर को लेके इसको एक 10-12 लाख दूसरा देके मेरे हॉस्पिटल में भरा बोर्ड रूम में बैठ के मैं 5 डॉक्टर्स को लाया हूँ. कहाँ से लाए? बाजू वाले गली से लाए आप. You know, this is what is happening. I'm sorry to say. The entrepreneur in you came out right now. I could see that pain. But thank you so much for spending time with me, sir. Thank you. It was lovely getting to know about what are the wrong things which are going on in our country in the healthcare space and how you guys are addressing it. Okay. Thank you so much. I had way more questions, but then I think you're short on time. So
I have plenty of time. I'll do part 2. Okay, lovely. We'll do health concerns. There you go. Okay. Absolutely. Because I had a question on burping and that caused me. Let's go with the rating. We'll do that. Okay. Thank you so much. It was a pleasure having you. Thank you. Thank you very much. हमारे प्रोफेशन में हम इतना बिजी रहते हैं, usually I'm not even Telugu podcasters. Yeah. I'm not that enthusiastic. But all my digital team, my branding team, and they were after me, sir. If he gives you, you should do it. You should do it with Star Shamani. They were persistent. And wow. It took me about 3 to 4 months for them. Then I went to the US and then I came back and all of those things, finally, okay, let's do it. I don't want to disappoint you guys. Let me get on that. And I love to speak in Hindi. Wow. And this is my first opportunity, Thanks for putting pressure on me now. No pressure. Thanks for doing this, Thank you so much ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. अब आपको 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतने ही बेहतर और वैल्यूएबल गेस्ट हम ला पाएंगे आपके लिए. नंबर 2, मुझे कमेंट्स में बताओ इस एपिसोड में आपको क्या अच्छा लगा और क्या गंदा लगा, ताकि हम वो मिस्टेक्स रिपीट ना कर पाए. एंड कौन से ऐसे गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हो वापस हमारे पॉडकास्ट पे, ताकि हम उन्हें लेके आएँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ. एंड नंबर 3, ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि one conversation can change someone's life. I'll see you next time. Until then, keep figuring out.